बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज मंडे का दिन है। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़ा अच्छा एंजॉय भी किया होगा। और साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है इस टाइम मुल्तान का बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम ओवरऑल बात करें पाकिस्तान में तो बहुत सारे शहरों में जो है अर्बन फ्लड आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा जो है ख्याल करें दूसरों की जो इस टाइम मुश्किल में हैं। प्लीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें और उनकी मुश्किल में मदद करें। और यही हमारा इस्लाम भी हमें दर्श देता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब भी कोई इस तरह की मुश्किल पेश आए। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी समरा रुबाब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एलुमनाई हैं यूएस एम्बेसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको जी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद उसामा, हमारे साथ हैं जो एलुमनाई यूएस एम्बेसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है इसके हवाले से हम सारी डिटेल्स जो है अपने व्यूवर्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है वो आज की हमारी ज़रूरत बन चुका है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जाके उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इंग्लिश जो है वो हर इदारे के लिए जो है वो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी कैसी रही जर्नी, इनके हवाले से जानेंगे और साथ साथ जानेंगे कि क्या क्या मौके हैं। इसको सीखने के बाद आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो समरा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप रूही चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया, और फिर यूएस एम्बेसी का कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस शेयर करने यहाँ पे पहुँचे। सही। मौसम भी इंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है। सही। अच्छा, ये बताएं आपकी जर्नी कैसी रही, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? इट वॉज़ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे एक तो बहुत ज़्यादा शौक़ था इंग्लिश लैंग्वेज का, और चूँकि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस तरह के कोई हमें नहीं सिखाई जाती चीज़ें। एजुकेशन और प्रोफेशन को बहुत दूर दूर रखा जाता है, तो इसलिए हमें डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट्स को। तो जब ये प्रोग्राम आया तो हम लोग यही समझे कि ये बड़ा टिपिकल सा इंग्लिश प्रोग्राम होगा जिसमें हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया इसमें और फिर जब हमने उसको गो थ्रू किया, तो बहुत इन्होंने स्किल्स हमें दी। एक्चुअली ये था तरबियती प्रोग्राम था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन्होंने हमें तैयार किया प्रोफेशनल हवाले से, और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हमें दी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम नहीं सीख सकते, जो हमें इन्होंने तरबियत में इन्होंने शामिल की इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का जो तरीका था वो मैं सोचती हूँ कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी होना चाहिए, ताकि ये इससे हम इस्तेफादा मिल सके आपको। वो क्या अच्छा, जाहिर बात है कि एक ज़रूरत होती है आपकी। आप जिस तरह एजुकेशन हमारी है, सिस्टम है, बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाई हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपकी तरबियत भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो आता है आपके कॉन्फिडेंस का। जी बिल्कुल, कि आपका जितना कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक बेहतरीन ये एक बेहतरीन मतलब एक फुल एक पैकेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस होते हैं उनके लिए, कि वो आगे बढ़ने के लिए उनको जैसे हम एक अच्छी जॉब लीड कर सकते हैं और अपने करियर को इसमें हम बहुत हेल्प कर सकते हैं, और इसलिए मुझे अच्छा, तो फिर कैसे ख्याल आया आपको? कैसे पता चला कि यहाँ मुझे जाना चाहिए? और जो सारा प्रोसीजर था उससे गुजर कर आप इसमें दाखिल हुई, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। इट वाज 2018 जो था वो हमारा बैच था, और मैं उस वक्त फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी। एक्चुअली मैंने थोड़ा देर से अपना करियर शुरू किया, तो व्हेन आई वाज 25, तो इनकी जो लिमिटेशन होती है वो वो 25 तक थी। तो मैंने जब ये आया तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए ही बना है तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया, और फिर हम लोग टेस्ट देने गए, और फिर मैंने उर्दू में ही टेस्ट दिया क्योंकि मैं कमज़ोर थी इंग्लिश में, तो मैंने उर्दू में ही उसको रिटन सारा लिख कर दिया। काफ़ी लेंथी टेस्ट था। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स थे उसमें टेस्ट जो दे रहे थे। जी।
तो टेस्ट दिया, उसके बाद जब लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था उसमें। नहीं मेरी था। स्टूडेंट्स के, मेरी जो क्लास की फेलोज थी उनके नाम थे 2-3, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। तो ये मुझे तो बड़ा वो हुआ कि मैंने तो ये करना है कोर्स। तो मैंने फिर जो हमें जो आई थी प्रेजेंटेशन देने, जो इसकी मैम थी, जी टीचर थी, उनसे मैंने कॉल की कि मुझे ये करना है। मैंने तो सारा प्रोसेस भी पूरा किया है। शायद ये हुआ हो कि मेरी एज का कोई मसला हो गया हो, या शायद ये कि मैंने उर्दू में सारा रिटर्न किया था, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, तो मैं वहाँ चली गई। शुरू हो चुका था प्रोग्राम। अच्छा। जी जी। तो मैं वहाँ चली गई थी, तो उन्होंने बस थोड़ा सा इंटरव्यू लिया 5 मिनट का कि आप क्यों सीखना चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। मैं चली गई थी, अगले दिन से स्टार्ट हो गया था। फिर 10 दिन तक उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा, और फिर मेरी कारकर्दगी देखी तो मुझे उन्होंने रेगुलर कर दिया था। यूं फिर स्टार्ट हुआ। और आपकी लक थी कि उन्होंने आपके देखा कि आप पैशनेट हैं, आप कर सकती हैं चीज़ों को। इंटरेस्ट भी देखते हैं ना स्टूडेंट्स में, कितना इंटरेस्ट है सीखने का। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ ही नहीं रखता है, क्योंकि आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप 2 महीने में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखना तो आपको बहुत अरसा भी लग जाता है, तब भी आप नहीं सीख पाते। सही। अच्छा, उसामा से भी जानते हैं। उसामा, आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज के अंदर, मेरा फर्स्ट ईयर थे, तो मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे तो वहाँ पे इंग्लिश एक्सेस के वहाँ पे इंचार्ज थे। तो उन्होंने मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताया कि उसामा, अगर आप इस टाइप का कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, आप उसके टेस्ट के लिए अप्लाई करो। ठीक है। तो मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी इंग्लिश में जो है ना नहीं है मेरी, तो काफ़ी कमज़ोर है। मैं चाहता हूँ कि सर आप मुझे थोड़ा सा पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ सिखाएं और टेस्ट में मेरी मदद। सर कहते ये यूएस एम्बेसी का टेस्ट होता है, तो इसमें हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते, आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि आप इसकी तैयारी यूँ कर लें। सही। तो उन्होंने मुझे टेस्ट का बताया, ऐसे मैंने जाके फिर टेस्ट दिया उसका। तो टेस्ट इतना हैवी नहीं था, मतलब नॉर्मल था, क्योंकि मेरा एक्सेस प्रोग्राम था। इसमें बच्चों की एज होती है 13 to 20 ईयर्स के लिए, तो ये थोड़ा नॉर्मल एवरेज टेस्ट होता है। तो मेरा फिर वो टेस्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर मैं इसके अंदर एनरोल्ड हो गया था। तो स्टार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा उस टाइम फर्स्ट ईयर में था, मेरी एज 18 ईयर्स थी। ठीक है। तो मेरी क्लास के जो बच्चे बैठे तो वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 15 ईयर्स के होंगे साथ जो मेरे बैठे हुए थे। तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो सर ने मुझे आगे किया कि आप इंट्रोडक्शन अपना दो। तो इंट्रोडक्शन जब मैं देने गया तो मेरा इंट्रोडक्शन बस आधा इंग्लिश आधा उर्दू बस मिक्स था। तो उस टाइम में बड़ा अपने ऊपर हो रहा था, यार मुझसे नहीं होगा। तो लेकिन जब मैं वहाँ पे मैंने एनरोल रहा, और वहाँ पे असल में वहाँ पे हमारा जो लर्निंग सिस्टम था वो प्रैक्टिकल था। हर चीज़ जो हमें करवाई जाती थी लर्न बाय प्रैक्टिकल सिस्टम था उधर। तो उसके अंदर मुझे फिर अपने आप को डेवलप करने का काफ़ी मौका मिला। मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं, हमने एक्टिविटीज़ हमारी इस टाइप की होती थी कि हमें चीज़ों को पता चलता है यार ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम स्कूल के अंदर कभी भी हमारी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी। हमें बुक्स के थ्रू ही हम उसको रीड कर रहे थे। ग्रामर को अगर रीड कर रहे तो हमारा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा था। तो मेरा ये वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे काफ़ी चीज़ें इस कोर्स के थ्रू सीखने को मिल गई थी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है। तो मेरा जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ, 2 इयर्स का ये मेरा कोर्स था, तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन वर्क करने के लिए। अमेरिकन कंपनी थी IGS के नेम से, सोलर कंपनी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया। तो उस टाइम मैं बड़ा पैशनेट हुआ कि अब तो मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को जो है ज़ाया नहीं करूँगा। तो मेरे उस टाइम 4 इंटरव्यू हुए थे। फर्स्ट इंटरव्यू पाकिस्तान में इंग्लिश के अंदर हुआ, तो मैंने फौरन अपने सर को कॉल की। मैंने कहा सर मेरा इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू, और मैं पाकिस्तान में जो था इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। अच्छा। तो सर कहते हैं चलो पाकिस्तान में तो क्लियर हो गया, अगर अमेरिकन जो अब आपका इंटरव्यू लेंगे, जब आप क्लियर करोगे तब मैं मानूंगा आप मेरे स्टूडेंट हो। तो मेरा वो इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो मुझे 1 साल के लिए अमेरिका के अंदर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम मुझे जॉब मिल गई, और मैं इस
अपॉर्चुनिटी को इस तरह मैंने अवेल किया कि मुझे अगर ये इंग्लिश एक्सेस अगर मैं ना करता उस टाइम तो शायद मैं समझता हूँ कि मैं वो अपॉर्चुनिटी को जो जॉब मुझे मिली उस टाइम मैं उसको अवेल ना कर सकता। तो ये मेरे बहुत इसमें फायदा दिया मुझे इस इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम ने। सही। आपने कौन सा प्रोग्राम किया? एक्चुअली ये है इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम है, 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है और 250 आवर्स का ये टोटल प्रोग्राम है। और इसमें इंग्लिश स्किल्स हमें सिखाई जाती थी और लैंग्वेज स्किल्स, इंटरेक्शन हमें बहुत कराया गया प्रोफेशनल लोगों से। और इससे मुझे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऐसे इस हवाले से हुआ कि हमें बिज़नेस प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे किया जाता है। तो इससे हमने ये बहुत ज़्यादा सीखा। और इस प्रोग्राम के बाद ही फिर मैंने सोचा कि मैंने जॉब करनी है या बिजनेस करना है। तो मैं बिजनेस की तरफ आई क्योंकि उससे पहले हमें लगता ही नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन में कुछ ऐसा नहीं होता कि हम आगे बढ़ सकें, इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। लेकिन इसके अगर मैं ये प्रोग्राम ना करती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डायरेक्शन मिल सकती थी कि मुझे बिज़नेस की तरफ जाना है। तो फिर इसलिए इसने मुझे इस तरह से बिज़नेस की तरफ ले गया। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी कुछ 2 साल पहले तो मैं लोकल मार्केट के लिए काम कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन करते थे हम लोग रिटेल में। लेकिन अब हमने बल्क के ऑर्डर लेना शुरू किए हैं 2-3 शहरों से। अभी स्टार्टिंग है, 6 मंथ्स हुआ है। जी जी बिल्कुल अभी। तो अच्छा रिस्पॉन्स है और हम यहाँ से मुल्तान की जो कल्चरल एम्ब्रॉयडरी है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन उसकी करके भेजते हैं ऑर्डर्स पर, लाहौर और इस्लामाबाद। जी चलेंगे तो अच्छी बात है कि जितने भी हम अवेयर के दोनों आप लोग एक मिसालें हैं कि किस तरह आप लोगों ने अपना स्टार्ट लिया और उसके बाद जो है अब आप लोग जो है अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अर्निंग अच्छी हो रही है। जी माशाल्लाह। असल में ये कोर्स जो है हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के अलावा हमें एक पर्सनैलिटी डेवलप करना भी अपने आप को सिखाता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ छुपी है, हम उस चीज़ को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, बेहतर ये है क्योंकि हर टैलेंट तो होता है लेकिन बस बात ये है कि उसको पॉलिश करना। उस प्रोग्राम की खासियत थी कि उन्होंने हमें हमारी काबिलियत को बाहर निकाला और उनके टीचर्स की बहुत ज़्यादा थी। टीचर्स का बड़ा कमाल है इसमें कि उन्होंने हमारी छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकाला, उसे पॉलिश किया। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट था? किस तरह स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी आपका कैसा लाइव ऑन था? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और बहुत ज़्यादा महफूज तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया गया क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं सिस्टम ना कि लोग डरते हैं लड़कियों को बाहर को एजुकेशन थी इसमें ज़्यादा। हम लोग तो गर्ल्स में थे लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम्स होते थे हमारे आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी तो बड़ा यहाँ के पेरेंट्स जो है ना बहुत मुश्किल से हमें जाने दिया जाता था। लेकिन इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और पेरेंट्स को बड़ा इन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया कि हम बहुत अच्छे से आपके स्टूडेंट्स को बड़े तहफ़्फ़ुज़ से लेके चल रहे हैं। और क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी होती थी तो हमें एक एप्लीकेशन जाती थी हमारे घर पे और फिर उस पर दस्तखत होते थे पेरेंट्स के और फिर लोकेशन भेजी जाती थी, वहाँ पे छोड़ के आते थे। और पेरेंट्स के लिए भी वहाँ अलग से जगह होती थी कि उनके लिए भी इनविटेशन होता था, ठीक है, तो वो लोग भी जाते थे। तो इसलिए उनका मैनेजमेंट सिस्टम, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इससे ना रिलैक्सेशन हुई कि हमारे बच्चे महफूज हाथों में हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत तहफ़्फ़ुज़ वाला हमें माहौल फराहम किया और बहुत फ्रेंडली कि हम अपना कॉन्फिडेंस आपका बहाल हुआ ना, अच्छी बात है। अच्छा सामा, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए कि जो बच्चे जो हैं जानना चाह रहे होते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं, कितना टाइम पीरियड है उसमें सीख सकते हैं। अच्छा, ये इसमें ना 2 प्रोग्राम्स हैं। तो इसके अंदर पहला प्रोग्राम है इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये होता है 2 years ड्यूरेशन के अंदर। इसकी जो एज है, एज लिमिट 13 years to 20 years है। लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ये बेसिकली स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों के लिए है और इसकी टाइम ड्यूरेशन है 2 years। और दूसरा प्रोग्राम है इंग्लिश वर्क्स, ये 6 month ड्यूरेशन का होता है। तो इसके अंदर एज लिमिट है 25 years अबव है, 25 to 25 years अबव। तो ये 6 months प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है इसको अवेल कर सकते हैं।
जी जी, एक्सेस तो एजुकेशन प्रोस्पेक्टिस के हवाले से है, जो एजुकेशन उस टाइम ले रहे होते हैं स्कूल की, स्कूल के बाद जो आते हैं इंस्टीट्यूट, उसके लिए हमें इंग्लिश वर्ड्स को इन्होंने हमें बेनिफिट दिया है। मोरओवर इसके अंदर बच्चों को लिटिल स्टेफन भी दिया जाता है कि जो बच्चे आ रहे हैं कुछ ना कुछ मंथली उनको दिया जाता है, ताकि खुशी से भी आए और कुछ जो उन्हें टाइम हमें दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिलता है, ताकि बच्चे एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ फेल कर लेते हैं। सही, उसमें मतलब उसमें भी उनको एक वो होता है ना कि चले बच्चे सेटिस्फाई होंगे, चले आप उससे सीख भी सकते हैं, तो जितने अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही है। और आउटडोर एक्टिविटीज जब करवाते हैं, सबसे मेन पर्पज जो मैंने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज नोट की है कि यहाँ पे बच्चों को ना होटलिंग करवाई जाती है। वहाँ जाके तरीके, मैं मुल्तान में शुरू से मुल्तान में ही रह रहा हूँ, तो इधर ज़ंज़ीबार होटल है, तो मेरा फर्स्ट एक्टिविटी वहाँ पे हुई थी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, वो भी इंग्लिश एक्सेस के प्रोग्राम के थ्रू मैं वहाँ गया। वहाँ पे बच्चों को खाने के तरीके वगैरह, ये चीज़ बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको ये नहीं है ना जस्ट आपने इंग्लिश लैंग्वेज आपको जैसे सिखाई जा रही है, आपकी मुकम्मल एक तरबियत की जा रही है, किस तरह आपने उठना बैठना है, किस तरह खाना खाना करना है, प्रोफेशनली तो कैसे हमने मिलना है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ टीचर्स के हवाले से भी जानिए, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है? जी जी बिल्कुल, टीचर्स की इनफैक्ट टीचर्स की रोज़ डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होती थी। उनके लिए भी उनके लिए एक पेपर जैसे एक कहते हैं कंटेंट्स होते थे, उनके लिए भी उसकी भी वो तैयारी करके वो लोग आते थे, क्योंकि 2 घंटे हमें दिए जाते थे। तो 2 घंटे में हमने उन लोगों ने बहुत सब कुछ, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी होती थी। ठीक है, काफ़ी सारी एक्टिविटी, 2 घंटे की क्लास होती जी जी। तो ना मैं बड़ी हैरान होती थी कि 2 घंटे में इन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज कर लिया। तो ये टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने 2 घंटे में खुद भी वो बिल्कुल तैयारी करके आते थे, और हमें भी मुकम्मल तौर पे ना तैयारी करवाते थे उन 2 घंटों में। बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाता था। टीचर्स के भी जो है इनकी वो कोचिंग वगैरह सेपरेट होती थी, इनकी एक्टिविटीज पर्सनल अलग से करवाई जाती थी। जिस दिन बच्चों का ऑफ है तो उस दिन टीचर्स की एक एक्टिविटी प्रोग्राम होता था, जिसमें टीचर को बताया जाता कि आपने अपने क्लास को किस तरह आगे लेके चलना है। तो इनकी भी एक एक्टिविटी प्रोग्राम इनका भी होता है, टीचर्स का भी बेसिकली। ठीक है। अच्छा, जो आप लोग टेस्ट देते थे वो कितना मुश्किल होता था, या उसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, टेस्ट का प्रोसीजर ये है कि एक रीलो फेसबुक का पेज है, उसके अंदर ये अपलोड कर देते हैं कि अब आपका मतलब एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ठीक है। तो टेस्ट इतना जो एक्सेस जो मैंने दिया है टेस्ट उसके एक्सेस प्रोग्राम के लिए, वो इतना मुश्किल नहीं होता। नॉर्मल ग्रामर की चीज़ें कुछ पूछी जाती हैं, कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, और आपके कुछ फ्यूचर्स प्लान्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि वो बच्चे को जानना चाह रहे होते हैं कि वाकई ही बच्चा इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के लिए, कुछ कर भी सकता है कि नहीं। तो लास्ट ईयर अब काफ़ी बच्चों ने, ऑलमोस्ट 4000 बच्चों ने अप्लाई किया उसके अंदर। सही। और उसमें फिर रिटन टेस्ट जिसका क्लियर हुआ है वो तकरीबन 2000 थे। फिर इंटरव्यूज़ में रह गए, टोटल 300 बच्चे सिलेक्ट करने होते हैं। तो 300 बच्चे उसमें, मतलब काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं। फिर उनमें से देखते हैं कि बच्चे कैसे आगे, यहाँ से कौन कौन बच्चा जो इंटरेस्टेड है, जो मोटिवेट है इस चीज़ के लिए, वो उनको फिर सिलेक्ट करते हैं। सही। ये अच्छा, अभी कहाँ प्रोग्राम जो है वो करवाया जा रहा है? ये मुख्तलिफ इलाकों में करवाए जाते हैं, जहाँ पे जैसे हमने जो किया था वो हमारे एरिया में ही गवर्नमेंट जो टैप्टा के इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। सही। तकरीबन पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे हमारे मुल्तान में हमारी तरफ होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इसके टैप्टा के, तो हमारा उधर हो रहा है। इस साल मुझे नहीं मालूम वैसे कहाँ पे हो रहा है, लेकिन जब 2018 में जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे टैप्टा के एक कॉलेज में हुआ था, टेक्नोलॉजी अच्छा कॉलेज में। जी। तो फिर कैसा आपने देखा कि ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस सही था? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और क्योंकि
एक तो मेरे घर के वो बिल्कुल करीब था, वही जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो ज़्यादा आसानी हो जाती, बहुत ज़्यादा आसानी हुई। और फंडेड इसलिए ही था ये ताकि जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट्स को, उसको वो पसे पुश डाल के इसकी तरफ आ सकें, इसी तरफ, इसलिए उन्होंने शायद फंडेड प्रोग्राम इसलिए किया है। तो इसलिए काफ़ी और दूर से भी स्टूडेंट्स आते थे और मुख्तलिफ इलाकों से आते थे स्टूडेंट्स। तकरीबन 2 हमारी क्लासेस थी, 2 टीचर्स थी हमारी, और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे। सही। अच्छा, तो आपसे उसामा कितने स्टूडेंट्स आपके साथ थे जो सीखे, और सबके साथ किस तरह रहा? मेरी क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स थे और शायद उनमें सबसे बड़ा मैं ही था, सारे छोटे छोटे ही थे। अच्छा। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और मैं जब हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते थे, ऑलमोस्ट 1 ईयर जब कंप्लीट हो गया हमारा इस इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम का, तो उनमें से 3 से 4 बच्चे कुछ ऐसे थे, वो 5th क्लास के थे। जब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया तो पूरा क्राउड जो था वो हैरान था कि इस बच्चे की लैंग्वेज इतनी अबव, इतनी हाई लेवल लैंग्वेज वो बोल रहा है। कुछ वहाँ पे हमारे अमेरिकन वहाँ कंसल्टेंट्स भी आए होते थे बाहर से, तो वो भी बड़ा खुश होते थे कि हम एक्सेंट जो देख रहे हैं बच्चों का, कि बहुत अच्छा एक्सेंट इस एज के अंदर बच्चे का हम देख रहे हैं डेवलप करते हुए। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे इस एरिया के लोग जो है वो देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आगे जाकर, और मज़ीद क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने फेसबुक पे सर्च कर लेना है रीलो का पेज। ठीक है। रीलो रीजनल ऑफिस, ये इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस इसकी फुल एब्रीविएशन है। ये इसको आप लाइक कर लें। इसके ऊपर जैसे ही बच्चों के जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका फॉर्म फिल करके सबमिट करवा देना है। जब फॉर्म सबमिट करवा देंगे उसके अंदर से आपको देखेंगे कि बच्चा कौन सा इसके अंदर काबिल है। उसके बाद आपको एक टेस्ट की डेट दे देते हैं। टेस्ट की डेट देने के बाद आपको वहाँ पे जाके रिटन टेस्ट देना है। जिस बच्चे का रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। इंटरव्यू कॉल करने के बाद बच्चों को बुलाएंगे। जिसका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाएगा तो वो उसको बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दे देंगे। इसमें काफ़ी सारे बच्चे असल में अप्लाई करते हैं, लेकिन इन्होंने जस्ट क्योंकि उनके पास सीट्स 300 की होती है, ठीक है, तो उन्होंने टोटल 300 सीट्स होती हैं, उन्होंने जस्ट 300 बच्चों को ही आगे लेकर आना है। तो ये है कि आप फेसबुक के थ्रू बच्चे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। ये लोग कंपेन भी बहुत अच्छी करते हैं और हर गवर्नमेंट स्कूल में, हर गवर्नमेंट कॉलेज में इनके जो प्रेजेंटेशन देने आते हैं लोग, जो हमारे जब कॉलेज में आए थे तो प्रेजेंटेशन से ही मुझे पता चला था एक्चुअली। अच्छा। उस वक्त 5 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, तो फेसबुक इतना ज़्यादा था नहीं, तो मुझे वहीं से कॉलेज से ही थ्रू पता चला था। बहुत अच्छी कंपेन करते थे ये लोग ना, और प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त दी उन्होंने। वहीं से ही मुझे शौक हुआ कि मैंने तो ये करना है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस कोर्स का वो ये कि हम लोग अभी तक उसमें हैं, काम कर रहे हैं, एक दूसरे से हमारा राब्ता रहता है। जी जी, जैसे उसमें इंग्लिश वर्क्स में हमारे साथ एक सर हमाद जो इसको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने एक शुरू करवाई थी बुक क्लब, बुक रीडिंग का शौक उन्होंने हमें डेवलप करवाया था। सही। तो वो बुक रीडिंग करते थे हम और मंथली उसके बाद उसकी मीटिंग होती थी, जो सारे स्टूडेंट्स अभी तक ये हम कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये मैं बताना चाह रही हूँ कि इसके हम फायदे अभी तक उठा रहे हैं इसके फायदे। मतलब आपने एक कोर्स मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों का इस इदारे के साथ आपका एक ताल्लुक बहाल है, और अभी भी आप लोगों की कोई ना कोई ट्रेनिंग और कोई तरबियत जो है वो आपकी की। और हाँ, ये इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं एलुमनाइज को ये भरपूर फायदा देते हैं, और हमें इन्वाइट किया जाता है हर प्रोग्राम में। तो ये जैसे इनकी जो इस्लामाबाद में, लाहौर में जो सब मीटिंग्स होती हैं उधर भी हम जा सकते हैं। जी, जा सकते हैं। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनके लिए स्पेशली एक ऑफर भी है, और यूँ समझ लें कि ये फ्री है बिल्कुल। कोई भी आपको इसकी जो है फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, और आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपनी एक मुकम्मल जो तरबियत है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सुनाए, मौसम की इस टाइम जो सूरत हाल है, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? मौसम दरअसल ऐसा है कि अब ऐसा लग रहा है ये जुलाई नहीं है ये है ना? दिसंबर इस चल दफा रहा ये है। जुलाई लगा नहीं है वैसे, कोई जैसे होता था ना जून जुलाई का महीना जो है ना वो बड़ा जरा सख्त महीने समझा जाता है, लेकिन इस दफा थोड़ा मौसम की सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई है। शायद कुदरत हम पर मेहरबान हो गई है। हाँ, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, जिस तरह मैं अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कह रही थी, कराची में बहुत ज़्यादा इस टाइम जो अर्बन फ्लड आ चुका है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस दफ़ा जो बारिश हुई है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद यह है कि अभी हम मुल्तान में भी देख रहे हैं जो कल बारिश हुई है वो बहुत तेज़, परसों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भी, पानी की भी सूरत यहाँ पे खराब रही है। पानी की सूरत तो हमारे यहाँ काफी डेडली रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बारिश जो है कंसेक्टिवली चलती रही है, आहिस्ता 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 बूंदाबांदी चलती रही, उसकी से काफी डेंजरस रही है। हाँ। और मुल्तान में आपने अर्बन फ्लड की बात की तो मुल्तान भी हमारा पीछे नहीं है। हाँ। अगर आप मुल्तान के चंद ऐसे इलाकों में जाएं तो वहाँ पर आपको कई फुट पानी मिलेगा। अभी यहाँ पर आए हमारे अपने एरियाज में हमने देखा कि काफी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हल्की, तो ये सूरत हाल अभी चल रही है। अच्छा, इसके जो अभी असरात हो रहे हैं उस पर हम लाजमी बात करेंगे कि क्या क्या हमें नुकसान हो रहा है इस टाइम। अगर बारिश की सबसे पहले बात की जाए, अभी जो हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारी फसल है वो कॉटन की है, कपास की। कपास हाँ। सोइंग हो गई है, अर्ली और जो लेट सोइंग है उनकी सूरत हाल जो, अगर इस बात अर्ली जो है हमारी किसी हद तक सेफ है, क्योंकि अर्ली जो है फ्रूटिंग के अमल से गुजर रही थी, फ्रूट उसने फुल टाइम उठा लिया तो वो काफी सेफ है। अब वहाँ पर खतरा ये हो सकता है कि अगर पानी खड़ा हो जाएगा तो बिल्डिंग खतरा बढ़ जाएंगे, तो उसमें काश्तकार पानी ना खड़े होने दें। लेकिन जो लेट सोएंगे, जो पिछेती काश्त है, यानी कि उसमें खासा डेंजरस आ रहा है। अभी सुबह की मैं भी कुछ फार्मर से बात कर रहा था कि अभी क्या सूरत हाल है, तो CLCV जो वायरस है, पत्ता मोड़ वायरस, ये हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये वो तीन चीजें जिसके खासा अटैक बढ़ रहा है। अच्छा, अभी जो एक देखिए नेचर कैसी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब जब जून का, मई का एंड था, जून का स्टार्ट था, आपको पता है ड्राई था, बहुत ज्यादा बारिशें नहीं थी एकदम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक ड्राई की वजह से व्हाइट फ्लाई आ गई थी, व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा था। अब जैसे व्हाइट फ्लाई क्योंकि खुश्की पर आती है, व्हाइट फ्लाई गई है नमी के आने से, तो अब दीगर अमामिल आ गए। अब क्या आ गया, अब जेसिड, थ्रिप्स, ये बहुत ज्यादा अटैक चल रहा है इस पर, और ये काफी डेडली हो सकते हैं अगर इन्होंने एकदम बात नहीं की है। एंड देन उसके बाद अगर ये सूरत चलती रही तो अगस्त में हमारा जो सबसे बड़ा जो एक मसला है, जो कि कहते हैं हमारे कपास को खाने वाला कीड़ा जो है, वो पिंक बॉल वॉर्म है। अगर ये सूरत चलती रही तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पिंक बॉल वॉर्म भी काफी डेंजरस है। लेकिन ये तमाम तो सूरत हाल जो है कंट्रोल हो सकती हैं कि अभी हम जो बेसिक जो एकदम आते हैं हमारे जो फार्मर्स है वो करें। वो क्या है, सिंपल है, जो हमारे काश्तकार हैं वो हमसे, अक्सर साइंटिस्ट कहते हैं कि काश्तकार जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, और ऐसा है। अगर जो ऐसे काश्तकार हैं, तरक्की याफ्ता, तरक्की पसंद काश्तकार हैं, कुछ फार्मर्स जो हैं जिनसे मेरा इन टच रहता हूँ, लाइजोन भी है, अभी सुबह उनसे जब बात, उन्होंने बताया कि जो प्रिकॉशंस उन्होंने की हैं वक्त पर, फायदा उसका हुआ है, पानी नहीं खड़ा होने दिया। हाँ, जहां तक जरूरत पड़ी है स्प्रे भी किया। हाँ, वैसे तो हमारे पिछले 1.5 साल से जो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है बड़ा काम कर रहा है, हुकूमत भी बड़ा इस पे काम कर रही है कि आप जो है जो केमियाई जो स्प्रे है उनको कम से कम करें। सही, नॉट फ्रॉम दैट कि आप अर्ली पे कर लें, 30 दिन बाद करें या 60 दिन बाद करें, 90 दिन के बाद करें। लेकिन उसमें जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इधर कैरोड पक्का के और मेरे ख्याल से दुनियापुर के 2 ऐसे फार्मर्स हैं जो मैं आई वाज शॉक कि वो ऐसे फार्मर्स हैं जो पैदावार तो कम ले रहे हैं, लेकिन वो अब तक किसी भी किस्म का कोई केमिकल स्प्रे यूज ही नहीं करते हैं। अच्छा। मतलब जो गवर्नमेंट बता रही है, कोरतुमा, तंबाकू, नीम, जो ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जो उनका स्प्रे करें आप, उससे होता क्या है, उससे एक तो ये जो केमिकल स्प्रे है वो आपके जो दोस्त कीड़े हैं उनके लिए डेंजरस साबित होता है। अब ये क्या करते हैं, ये जो पत्ते पर अगर स्प्रे होगा तो उसका जायका बदल जाएगा, जब रस चूसने वाले कीड़े जब आएंगे, अब दोस्त कीड़े तो डेंजरस नहीं है ये, जो दीगर जो मुज़र सेहत जो कीड़े हैं उनके लिए डेडली होता है, उनकी यहाँ पर अफजाइश नहीं होती, ये उनका सारा मैकेनिज्म है। अब अगर बात करें मौसम के हवाले से, ये इंटीग्रेटेड प्लान यहाँ तक कितना इंप्लीमेंट है, बारिश से पहले तक तो इंप्लीमेंट किया था, चीज़ें बेहतर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल खासी बढ़ गई है, गंभीर हो गई है, और अब जो जितने भी माहिरीन जहाँ से कहा जा रहा है कि कोशिश करें, मैनेज करें चीज़ों को, अगर ज़रूरत है तो यूरिया का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, बारिश है, तो अभी सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि बारिश को जितना हो सकता है इसके असरात को मिनिमाइज करें, पानी ना खड़े होने दें, और इसके साथ साथ ये है कि पेस्ट स्काउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो नहीं है कि अब आप ठीक है लगा दी कपास और सुकून करें, नहीं, प्रॉपर जाना पड़ेगा।
अगर वेदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो आपको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। अब अगर सूरत हाल में अगर तो काबू पा लिया जाता है समहाउ, जैसे कि पिछले दिनों में जो रिपोर्ट, जो क्रॉप रिपोर्टिंग महकमा ज़राअत की डिपार्टमेंट है जो सर्वेज करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, एंड देन पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, पिछले वीक की रिपोर्ट अगर बात की जाए तो पिछले से जुलाई के सेकंड वीक की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक चीज़ें काफ़ी खासी बेहतर थी। लेकिन वो जैसे बात थी, वो ये जो बारिशें से पहले का था तब तो इसका कंट्रोल थी। तब अगर बात करें तो 50% तक जो है स्टैट्स के मुताबिक जो है वाइट फ्लाई में कमी आई है। हाँ, 1 से 2% जेसिड था, 1 से 2%, लेकिन अब बारिशें आ गई हैं। आज जो सूरत हाल है आज की, है कि इस बार जो थ्रिप्स, जेसिड और ये जो पतंग और वायरस है इसका खासा हमला है। तो अलार्मिंग सिचुएशन है, बट होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला हम सबको वे अच्छा चीज़ें करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस तमाम सूरत में जो हमारे काश्तकार हैं उनको खासा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो बोलते हैं काश्तकार हमेशा जो है ना वो बेचारा परेशान रहता है। हाँ जी। अच्छा, जब बारिशों की ज़रूरत होती है तब बारिशें नहीं होती, लेकिन उसके बाद जब बारिशें हो तो वो फिर ज़्यादा। हाँ बिल्कुल आसमा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखें हम मई तक हम भी ये रिपोर्टिंग करते हैं, अप्रैल तक के जो इरिगेशन के पानी नहीं आ रहा, नहरों में पानी नहीं आ रहा, दैट वाज द बिग इशू। अब देखें ना, सर्कल नेचर का सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, हम कुछ भी नहीं कह सकते किस वक्त क्या होगा। अच्छा, एक सुबह यही होता है ना, मैं अक्सर शो कर रही थी तो हमारा टेम्परेचर होता है 34, 35 और जैसे ही अब हम शो हमारा एंड होता है, हम घर जाती हूँ तो मौसम एकदम चेंज हो जाता है, बारिश होने लग जाती है। तो मैं कहती हूँ यार अभी तो हमें कि सुबह आपका जो टेम्परेचर है वो 40 तक जाएगा, बिल्कुल, बट एकदम से पता चलता है कि बारिश होने लग गई और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। अब मानसून का ना असल में इशू यही होता है हमारे, जो अगर बात है ना साउथ एशियन कंट्रीज में, इंडिया पाकिस्तान का मानसून यहीं पर ही आता है। होता भी यही है, लेकिन पिछली बार मानसून नहीं बरसा, अब इस बार बरस रहा है। तो इस बार ऐसा बरस रहा है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है और ह्यूमिडिटी इतनी राइज हो रही है, एकदम से जारी नीचे आ रही है। अब कल अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एकदम से धूप थी, एकदम से बारिश आई है और फिर एकदम से माहौल जो बदल गया, फिर वो काली घटाए सारा दिन छाई रही सुबह तक, और फिर उसके बाद जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी तो फिर बात ही ना पूछें। उसके बाद जो मुश्किलात है तो वो तो हम देख रहे होते, फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आम की पैदावार के हवाले से भी बात करेंगे, कैसी रही इस दफा आम की पैदावार इस बार? जैसा कि पहले आपको पता है कि इस बार अर्ली जो एक हीट वेव आई है मार्च के महीने में, कि टेम्परेचर जहां पर नॉर्मली 35, 37 या मैक्सिमम 39 तक रहता था, तो 45 तक गया है, जिसमें बात भी बड़ी ज़्यादा कर चुके हैं। रहीम यार का खास बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, मुल्तान खासा डैमेज हुआ है। कुछ बागात ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है 30 से 40 ये फिगर्स हैं कि इतना डैमेजिंग रही है। पैदावार भी इस बार कम थी, अगर आपने नोट भी किया हो तो इस बार मुल्तान में भी आम जो है वो 50, जहाँ पर 50-60 मिलता था, इस बार 150 से कम नहीं आया। ऐसे ही है, इस दफा तो ऐसा लग रहा था कि हर चीज, अच्छा महंगाई बढ़ी तो ऐसा लगता है हर चीज ही महंगी हुई ना आपकी, आपके खाने पीने की जो आपकी फेवरेट चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई। महंगाई नहीं, इसमें इफेक्ट ये भी रहा कि इस बार पैदावार खासी कम रही है, तो जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई का जो एक पूरा जो मैकेनिज्म है, इस बार थोड़ा सा मुझे भी इफेक्ट पड़ा है। टू बी ऑनेस्ट, इस बार मैंने किसी को कोई गिफ्ट नहीं भेजे हमके। इस दफा तो जब लोग गिफ्ट के लिए कह रहे थे ना, भी स्पेशली रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं आपके आउट ऑफ सिटी है, तो वो है कि यार आम की पेटियां भेज दो। मैं भाई हमें नहीं आम खाने को मिल रहा, हम आपको क्या भेजे। Exactly. अब इस बार अब वैसा नहीं था कि हम, एक वक्त होता था कि हम लोग रिलैक्स होते यार, ओके अभी मई है, जून तक आम ही आम होगा। तो इस बार ऐसा नहीं रहा। वो बेसिकली उसके पीछे इफेक्ट तो यही मैकेनिज्म था कि जिस वक्त जो बागात में जो फ्लावरिंग का जो बूटिंग का अमल था, अब देखें ना जिस टाइम, अब एक वक्त होता है कि जब दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो है ख्वाबदीदगी का अमल होता है, तो आप कह लें कि आम के जो दरख्त हैं वो सोए होते हैं, तो दैट इज अ टाइम देन दे वेक के फरवरी में फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन दे स्टार्ट टू बूटिंग। उसके बाद बूटिंग अमल शुरू होता है, उन्होंने फल उठाना होता है। अब ये वो सूरत हाल है, ये वो वक्त है कि इस वक्त उनको टेम्परेचर साजगार चाहिए होता है। अब पता है जब आप एक दरख्त की जब वो फल देने के एज में है या वक्त में है, तो उस वक्त उसको सारी चीज़ें चाहिए, उसको खुराक भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए। इस बार हमारा ये हुआ है कि कुदरत कह लें, नेचर कह लें, या कुछ भी कह लें, अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ हुई है कि जो हीट वेव आई है, जो कि खासी डेडली रही है, कि उससे जब जाहिर सी बात है, अब आप एक आम सी बात है, हम लोग जैसे अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त में जो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब अगस्त में ही 50 तक चला जाए तो इट्स
आई मीन अनबियरेबल। सेम ये सिचुएशन रही है हमारे आम के बागात के साथ ही। मार्च में वो एक्सपेक्टेड बूटिंग का अमल था, उनकी कोशिश बागात की उस वक्त यही होती है, बागबान भी रिलैक्स होते हैं कि अभी बूटिंग का अमल है, जितना हम इसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसने ग्रो करना है, फल देना है। बट दैट वाज द टाइम कि उसमें जो है वो मुतासिर हुए, जो फ्लावर्स से वो गिर गए, और जब फ्लावर्स गिरेंगे तो ऑब्वियसली बूटिंग नहीं होगी, और जो है आम की पैदावार जो है उसमें कमी रही। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमारे रिसर्च के दायरे उनके लिए इस बार दो बड़ी अहम चीजें आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इस बार जो अर्ली वैरायटीज थी हमारी वो बिल्कुल सेफ रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से फ्लावर उठा लिए थे, उनका फ्लावर अब जब टेम्परेचर जब आया तो वहां पर पहले से फल मौजूद था, उस तरह से डेडली नहीं रहा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च के पर्सपेक्टिव से हमारे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज ये आई है कि अगर चीजें जो है रिवर्ट हो रही हैं, वक्त जो है एक तरह से कहें ना चीजों को टाइम शिफ्ट होता जा रहा है, अर्ली हम पीछे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की जो सारी डेडली हो रही है, तो उनको रिसर्चर्स को भी इस पे काम करने की जरूरत है कि हम बिल्कुल इस पे मजीद हम बात करते हैं अली, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि बारिशों की वजह से काफ़ी जो हमारी फसलें हैं उन पर असरात हो रहे हैं। सेकेंडली हम अगर धान पे बात करें तो धान की क्या सूरत हाल है इस टाइम? धान की सूरत खासी बेहतर है, बिकॉज यू नो आई मीन अगर चावल की बात से बात करें उसके बारे में कहा जाता है कि ये वाटर लविंग हमारी क्रॉप है, उसके लिए चीज़ें खासी फेवरेबल, क्योंकि जब हम एक वक्त धान की शुरुआत यहाँ से होती है कि पहले जो आप पनीरी लगाते हैं काश्तकार, फिर उस पनीरी को कन्वर्ट करते हैं खेत में, तो जो पनीरी को कन्वर्ट करने खेत में तो आपको पता है कि उसको 2-3 इंच में वतर नहीं आना चाहिए, नमी रहनी चाहिए, पानी चाहिए। तो अभी सूरत खासी मज़ेदार है, मतलब पानी है तो बारिश बरस रही है तो उनके लिए खासा फेवरेबल है। तो अभी ये पीक टाइम है, और कमाल की बात यह है कि अभी टाइम भी चल रहा है, जुलाई की एंड तक टाइम होता है धान का, जो कुछ शुरू हो जाता है पिछले महीने से, जून से शुरू हो गया था। उसमें फिर वैराइटीज़ जो भी हैं, बासमती वगैरह बासमती जो है, उसमें मैटर करता है कि आपने सिलेक्टिवली कौन सी चूज़ करनी है, फिर उसके लिए आपको वैसे ही पानी भी देखना है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप पनीरी से उसको शिफ्ट कर रहे हैं खेत में, तब पानी का खास ख्याल रखना। तो अभी चूंकि बारिशें बरस रही हैं तो धान के लिए खासा फेवरेबल है, टाइम जो है चल रहा है, और इससे काश्तकार खूब फायदा उठा सकते हैं कि जहाँ पर मौसम जो है में कदरे थोड़ा सा कह लें कि मुश्किलात का सबब बन रहा है, तो धान के लिए ऑब्वियसली बेहतर है। पानी वाटर लविंग हमारी क्रॉप है, तो होप्स हो कि इस बार जो हमारा एक पिछले दिनों में कुछ एनालिसिस ये आ रहे थे, तजिया ये आ रहा था कि जैसे कि नहरी पानी का क्राइसिस चल रहा था, तो इस बार ये कुछ खदशात थे कि हो सकता है कि इस बार जो हमारी धान की फसल है हो सकता है डैमेजिंग हो, या काश्तकार जो हमारे जो फार्मर्स हैं देखिए वो ये देखते हैं कि मेरा एक जो जगह है खाली पड़ी हो तो मैं अच्छा पानी नहीं आ रहा, मतलब धान मुश्किल हो जाएगी, तो वो शिफ्ट कर लेते हैं, वो चले जाते हैं किसी और क्रॉप पे। तो अब अगर जब पानी की सूरत हाल खासी बेहतर है, बारिश बरस रही है, नमी है, तो मे बी इस बार हमारा जो पिछली बार जो बैकअप था, इस बार मुल्तान में अगर बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत मुल्तान डिवीजन में जो 23 लाख एकड़ के करीब पिछले काश्त हुई थी, अभी भी इतना ही टारगेट है, होप्स हो कि इससे ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि काश्तकार जो है ना, एक तो काश्तकार का प्लान नहीं होता है ठीक है हमने कॉटन कर ली, अब मैंने गंदम पे जाना है, वीट पे जाना है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, सपोज जैसे कि लास्ट टाइम पिछले 3-4 साल से अगर तेलदार अनाज की बात करें, तिल खास तौर पे हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अगर मुल्तान डिवीजन में बात करें तो खानेवाल और लोधरा और ये 2-3 बिहाड़ी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पिछले चंद सालों में तिल की काश्त ज़्यादा देखने में, क्यों? क्योंकि रेट अच्छा मिल रहा है, जहाँ पर वो कोई और किसी और अच्छा 3 महीने का टाइम भी कम है, तो चीज़ ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है। इसी तरह हमारी अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी अगर सन क्रॉप्स की बात की जाए, हम सूरजमुखी की, वो खासी इंपॉर्टेंट है, इस बार उसका भी ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। तो फार्मर जो है उसके माइंड में ना सिर्फ ये कि ट्रेडिशनली जो हमारी रवायती काश्त है वो, बल्कि वो देख रहा होता है यार रेट किसका अच्छा आ रहा है, क्योंकि इन दी एंड हर बंदा ये देखता है यार मुझे कितना बच रहा है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ या मेरा जो यूनिट है वो मुझे कितना अर्न कर रहा है। तो इसी सिनेरियो में बड़ी मैटर करती है, तो इकोनॉमिकली भी, और इस सारे सिनेरियो में इस बार चावल जो है, धान जो खासा फेवरेबल रहेगा। बारिश हो रही है और मुझे लग रहा है कि वो जो सारे तर्जीह थे, जो सारे नए, मेरा इस साल खुद पर्सनल एनालिसिस था कि हो सकता है कि इस बार जो है धान थोड़ा कम रहे पानी की वजह से, तो वो खासा रिकवर हो जाएगा मौसम की वजह से। अली बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई आपने, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हिना हबीबा, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्लॉगर भी हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको।
और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे खिते का एक बहुत बड़ा नाम है, आई स्पेशलिस्ट हैं जी नवीद अहमद सादिक। उनके साहबजादे आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान नवीद सादिक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आई स्पेशलिस्ट हैं और बरतानिया में इस टाइम जो है ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आज इनसे बातचीत करेंगे। हिना हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी आज जानेंगे। ब्लॉगर भी हैं, क्या क्या चीजें बनाती हैं, इनका एक बड़ा अच्छा ये अपना पेज भी रन कर रही हैं, उस पर आज इनसे डिटेल से बात करेंगे। हिना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताएं कि आप सबसे पहले तो आपसे जानते हैं ना कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है, कैसे इस तरफ ब्लॉगिंग की तरफ आई हैं? मैंने मास्टर्स, मेरा शुरू से लिटरेचर में इंटरेस्ट था। मैंने मैट्रिक में जब थी तो मैं अफसाने वगैरह लिखती थी, नॉवेल्स वगैरह, इस चीज़ का इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन में भी मेरा लिटरेचर सब्जेक्ट था और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मास्टर्स मैंने किया है BZU से। अच्छा टोटली मेरा ये था कि मैंने जर्नलिज्म में जाना है। मैंने इंटर्नशिप वगैरह की डिफरेंट जगहों पे जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो कुकिंग से मेरा बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तब मुझे पकाना नहीं आता था। अच्छा। शादी हुई 2008 में, तो मेरे हस्बैंड को अच्छा खाने का शौक था। मुल्तान से लाहौर जाना और टोटली वहाँ फूड ट्रेंड चेंज है, वहाँ लोग खाने पीने के लिए जीते हैं और हमारा यहाँ ये था कि मुल्तान में मोस्टली लोग डिनर नहीं करते, तो लंच ही उनका लास्ट मील होता है। तो फिर ग्रेजुअली मैंने सीखा पकाना खुद से। मैंने न अपनी अम्मी से सीखा न अपनी सास से सीखा, मैंने खुद से सीखा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने टीवी चैनल्स बहुत देखे हैं, तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। और फिर मेरा ये था कि जब मैं पकाने लगी तो एक अचानक से शौक हुआ कि मुझे पोस्टिंग करनी चाहिए फूड ग्रुप्स में ना। मैंने वर्क इन प्रोसेस और पोस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले मुल्तान के ग्रुप्स में, ग्रेजुअली फिर लाहौर के ग्रुप्स में, फिर जितने भी मुझे लगा कि जिन में मतलब मैं कर सकती हूँ, मैंने पोस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। सही। मतलब फिर एकदम से आप राइटर भी हैं? जी। तो उस हवाले से भी थी। अच्छा, साथ साथ लिखती भी थी? हाँ, लिखती भी थी, लेकिन शादी के बाद लिखना बहुत कम कर दिया था, वो स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा था। अच्छा ठीक है। तो फिर किस तरह, कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 2 बहनें हैं, भाई नहीं है मेरा कोई। अच्छा। और अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया। अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया कि हम लोगों को जो पढ़ना चाहा पढ़ने दिए। मेरी बहन की डिफरेंट फील्ड है टोटली, वो डॉक्टर है और एयरफोर्स में होती हैं। अच्छा। और मैं लिटरेचर में। सही, दोनों बहनों का चेंज। हाँ बिल्कुल। और अब तो फूड की तरफ तो फिर आपसे जानेंगे ना कि फूड की तरफ वो हस्बैंड वो हस्बैंड जो है उनकी तरफ से था कि उनको खाने का शौक था। आपको खुद को भी खाने पीने का शौक है या नहीं? उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हस्बैंड को ज्यादा है? हस्बैंड को ज्यादा। सही। सर आपका क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सही। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन के हवाले से जानना चाहेंगे और फिर उसके बाद जो है डिटेल में आगे जाएंगे, आइस के हवाले से बात करेंगे। जी। तो मैंने 2012 में जी MBBS किया था निश्चित मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद हाउस जॉब थी 1 ईयर की। उसी दौरान मैंने फैसला किया था कि आंखों का डॉक्टर बनना है, और उसकी मेन वजह मेरे वालिद साहब थे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हमेशा से था और अभी भी हूँ। और उनको मैंने देखा जिस तरह से आंखों का इलाज करते और लोगों को खुशियाँ बांटते, उनकी आंखों की नज़र बहाल करते। तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने आइज़ का ही शोबा इख्तियार करना है। सही। और उसके बाद मुझे आगा खान हॉस्पिटल कराची में मौका मिला अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। और मेरा इरादा शुरू से ही था कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए मुझे बाहर जाना है, और बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, UK मेरा टारगेट था कि मैं उधर जाऊं और अच्छी ट्रेनिंग हासिल करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मेरे लिए रास्ते आसान हो गए। मेरे माँ बाप की दुआएं भी थी और मेहनत भी थी शामिल। तो मुझे 2014 में मैं आगा खान गया, और उसके बाद मुझे UK में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं वहीं पे फ़िलहाल अपनी ट्रेनिंग जो है उसके आखिरी मराइल में हूँ। और मेरी फेलोशिप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं। तो 2016 से मैं वहीं पे हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर क्या फर्क, दोनों में क्या फर्क है? एक्सपीरियंस मेरा ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी फ़र्क है मौजूद, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी लैक ऑफ स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग में, यानी ट्रेनिंग के अंदर जो है वो आपको कोचिंग की कमी है यहाँ पे काफ़ी। सही। यहाँ पे इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम की कमी है। तो है। वहाँ पे इंडिविजुअल्स बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, एवरेज है मोस्टली, लेकिन एक सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अपने आप को आगे ग्रो करें, डेवलप करें, ट्रेन करें अपने आप को बेहतर तरीके से। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी सिस्टम बेहतर हो गया। अब मैं अपने कुछ कॉलीग से रब्ता होता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे भी अब बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन कुछ और मज़ीद वक्त लगेगा इंशाल्लाह। तो ट्रेनिंग जो है वहाँ यकीनन बहुत बेहतर है। सही।
टेक्नोलॉजी में भी वो काफ़ी हमसे आगे हैं? टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं बिल्कुल, लेकिन मैं खुशी से कहूँगा कि पाकिस्तान अब पीछे नहीं है काफ़ी चीज़ों में। बहुत ज़्यादा जो कुछ वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इलाज, तकरीबन वही इलाज यहाँ पे भी मौजूद है और हो रहा है बिल्कुल। सही। तो पाकिस्तान काफ़ी डेवलप हुआ है इस मामले में, ख़ास तौर पर ऑप्थेल्मोलॉजी की फील्ड में, आई की फील्ड में। सही। अच्छा हिना, कौन कौन सी अच्छी स्पेशल आप डिशेस जो हैं वो बना रही हैं? मैंने मुल्तान में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो पहले मैंने उस पर पेपर वर्क किया था। वो पेपर वर्क ये था कि हमें चीज़ वो सेल करनी चाहिए जो वहाँ पे पहले सेल ना हो रही हो। क्योंकि फिर मतलब मेरा ये था कि मैंने मटन कुन्ना, बीफ हरीसा, मटन बिरयानी और उसके अलावा मैंने चेक किया था कि यहाँ पे बटेर लोग खाना तो पसंद करते हैं, पकाने नहीं आते। तो बटेर की मैंने 2 नई डिशेस बनाई हैं, बटेर प्लेटर और भुने बटेर। अच्छा, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो अपनी ही रेसिपीज हैं? ये मैंने खुद इन पे वर्क किया है। सही। तो कैसे ख्याल आया कि इस तरह की कोई डिफरेंट रेसिपी तैयार की जाए और फिर लोग? ये जब मुझे बिजनेस का आइडिया आया कि मतलब जब मैंने सोचा कि अब मुझे अर्न करना चाहिए, ये तभी मेरे जहन में था कुछ ऐसा करना है जो मुख्तलिफ हो, भेड़ चाल नहीं चलना। अच्छा, जब पहली डिश बनाई और हस्बैंड को खिलाई तो कैसा रिस्पॉन्स था? पहली जो चीजें थी वो इतनी बुरी थी कि शायद वो मैं खुद भी नहीं खा सकती थी। अच्छा, मुझे याद है कि वो मैंने पराठा बनाया था पहला और वो ऐसा था कि जैसे कोई पापड़ होता है, इतना मतलब बुरा खाना हस्बैंड को खिलाया हुआ है और वो बेचारे चुप करके खा उन्होंने खाया। और उसके बाद आज जो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, ये उनकी सपोर्ट है। यानी ये बड़ी अच्छी बात है, एक फैमिली की सपोर्ट होना, और स्पेशली वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, वो बड़ी जरूरी होती है कि आपकी फैमिली, चाहे आपके वालिद साहब हैं, चाहे भाई हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर जो है वो आप नहीं आगे चल सकते। क्योंकि बहुत सारा आप कहते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि खवातीन में माशाल्लाह बड़ा टैलेंट होता है, बड़ा वो कुछ कर सकती होती हैं, लेकिन जैसे उनकी शादी होती है तो वो एक अपनी डिफरेंट लाइफ में चली जाती हैं, तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे छोड़ देती हैं। और मैंने तालीम तो मेरे पास थी, इस्तेमाल मैंने शादी के बाद किया है। मैं फूड व्लॉगिंग में आई तो मेरी फैमिली के लिए वो एक चीज़ बिल्कुल नई थी कि एक खानदान की लड़की अपने नाम के साथ पोस्टिंग करेगी, उस पर कमेंट्स आएंगे और वो उसका रिप्लाई करेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह जब मैंने पेज बनाया तो एक बड़ी ही डिफरेंट चीज़ थी सबके लिए, तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कोई कुछ कहेगा, मेरे हस्बैंड मेरे बैक में है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और एक ये चीज़ कि जब औरत बिजनेस करती है या कोई काम करती है, आप उसको स्पेस दें, उसको खुला छोड़ दें कि वो जो करना चाह रही है उसको करने दें। अगर आप उसको कहेंगे अब क्यों उठी, अब क्यों सोई, इस तरह से क्यों किया, या इस तरह से इस और टाइमिंग में तुम्हें कॉल्स क्यों आ रही हैं, आपने बिजनेस कर रहे हैं, आपको कॉल्स आएंगी, रैंडम कॉल्स आएंगी, क्योरियस के लिए आएंगी। तो अगर आपको फुल परमिशन हो कि आप जब मर्जी बात कर रहे हैं, आप जब मर्जी रात को 12 बजे पेज रन कर रही हैं, मतलब आप उस पर कमेंट कर रही हैं, रिप्लाई कर रही हैं, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है, इस वक्त क्यों फोन यूज कर रहे हो। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं ऑर्डर्स में बिजी होती हूँ, मैं घर का खाना नहीं बना सकती, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो उस दिन चलें आप डाइन आउट के लिए चलते हैं। तो ये नहीं होगा कि हाँ जी तुमने घर का खाना नहीं बनाया, चलो बाहर चलते हैं, कोई बात नहीं, तुम बिजी थी। सही। तो कैसा रिस्पांस मिलता है आप जब आपको ऑर्डर्स आते हैं, डिशेस जाती हैं, आप तैयार करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिलता है। और एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी मुल्तान में, क्ले पॉट में खाना, मेरे अलावा कोई नहीं सर्व करा। वो आइडिया मेरा पहले दिन से ही था कि मैंने अगर काम स्टार्ट करना है, एक तो फूड डिफरेंट होगी, दूसरा सर्विंग डिफरेंट होगी, और तीसरी चीज ये कि मेरे घर से पैकअप होगा। मैं कभी अपनी फूड को डिलीवर नहीं करूंगी, लाइक कोई अपना राइडर भी भेजे तब भी नहीं, मतलब ड्राइवर्स आए गाड़ी में लेके जाएं या वो खुद पे करने आए। और मेरा खाना सिर्फ मुल्तान में नहीं, मुल्तान के सारे नवाही इलाकों में, मियाँ चन्नू, डीजी खान, मतलब जितने भी करीबी इलाके हैं लोग आके लेके जाते हैं, मेलसी, राजनपुर, उसके अलावा लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, पिंडी तक। अच्छा, एग्जैक्टली खुद ही लेके जाते हैं। वो कैसे लेके जाना है वो उनका मसला है। ओवरसीज का ये है कि क्योंकि मेरी फॉलोइंग है ऑनलाइन, तो मेरे फॉलोवर्स यूके, यूएस, जर्मनी, मतलब सारे ममालिक में है, तो वो ये जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, इवन वहीं से मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स भेजते हैं कि हमारी स्लॉट बुक कर लें, इस दिन इस टाइम हमारा खाना होगा, क्योंकि मैं करती हूँ प्री ऑर्डर पे। ठीक है। मेरे पास हफ्ते हफ्ते की स्लॉट्स बुक होती हैं। एक लिमिटेड कस्टमाइज्ड वर्क होता है, वो एक बल्क का बना नहीं होता है। उसका ये होता है कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइस लेवल होता है, ऑयल के कितना डालना है, टोटली डिस्कस करने के बाद। सही। तो तमाम चीजें जो हैं आप खुद मैनेज कर रही हैं? एग्जैक्टली। अकेले हस्बैंड के साथ? एग्जैक्टली। सही।
तो फिर घर किस तरह मैनेज करती हैं? कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं होती? जाहिर सी बात है, काम भी है। एक चीज अगर हमने किसी चीज में कामयाब होना है तो कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसमें ये है कि मैं अपनी रूटीन से नहीं हटती। मुझे अगर सुबह 7 बजे नाश्ता करना है तो मैंने उसी वक्त करना है, चाहे संडे है। मैंने वर्कआउट करना है तो मेरी एक टाइमिंग है कि मैं उससे आगे पीछे नहीं करना। हाँ, इस मकाम तक पहुंचने के लिए अपनी सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस किया है कि मैं मोस्टली होते शादियां अटेंड नहीं कर सकती, मैं बर्थडेज पे नहीं जा सकती, या अपने कोई ऐसे दिन है, बर्थडेज हैं, कुछ हैं, तो मतलब अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने के बाद उस चीज़ की तरफ आना है। सही, तो ये है कि अपने काम के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है। आप बगैर हाँ जी, बगैर कुर्बानी दिए आप कुछ पा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी खाने पीने के शौकीन हैं? बिल्कुल, खाने पीने का कौन शौकीन ये तो अच्छी बात है, खाने पीने के शौकीन। बातें सुन के अभी भूख लग गई है। वैसे आप क्या शौक से खाते हैं? इनकी तो स्पेशलिटी हमने जान ली है, क्या ये बना रहे हैं? नहीं, मेरी फेवरेट डिश जो है वो मेरी बिरयानी है जी। अच्छा जी, नहीं, मटन बिरयानी बना रही है। सही है। और ग्रीन वेजिटेबल्स में साग जो है जी वो बहुत मिस करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, साग जो है वो तो अच्छा वाकई होता है ना कि साग आप लोगों के यहाँ पे स्पेशलिटी है। बहुत सारे लोग नहीं खाते, लेकिन यहाँ के तो हमारे खित्ते के लोग बहुत शौक से खाते हैं साग। नहीं, और उसकी आंखों के वाले से भी उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बेनिफिट्स हैं। हाँ, तो ग्रीन वेजिटेबल जितने भी हैं, साग है तो उसमें बिल्कुल। तो अब साग फिर साथ ले जाते हैं कि जब साग ये एयरलाइंस वाले ले जाने दे तो ले जाएं, वो ले जाने नहीं देंगे। सही। अच्छा ये बताएं, हम लोग देखते हैं आंखों के हवाले से कि आंखों की हिफाजत कैसे की जाए, क्यों कौन कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो हो सकती हैं? जी जी, आंखों के वाले से ये कि चाहे डेवलप कंट्रीज हैं, यूके है या पाकिस्तान है, बीमारियां तकरीबन एक जैसी ही हैं, सवाए कुछ चीज़ों के फ़र्क के। जो एहतियात हम कॉमनली कहते हैं वहाँ पे भी लोगों को, और वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मेनली ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो उनमें नज़र जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लाइंडनेस जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करती है। पर्दे की ख़राबी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो बाकायदगी से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। तो ज़रूर एक दफ़ा साल में कम से कम एक दफ़ा शुगर के पेशेंट्स अपना चेकअप करवाएं आइज़ का, ताकि अगर कोई उसमें चेंजेस आ रही हैं तो बर वक्त इलाज से जो है वो अपनी बिनाई जो है वो अपनी महफूज कर सकते हैं। इस तरह काला पानी, ग्लाकोमा बहुत कॉमन बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली यूके में भी बहुत लोग हैं जो इसकी बीमारी की वजह से अपनी नज़र खो देते हैं। तो किसी की फैमिली में अगर ग्लाकोमा या काले पानी का मर्ज एग्जिस्ट करता है तो वो लाजमी तौर पे 40 साल की उम्र के बाद चेकअप करवाएं अपना। और अक्सर हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है जो मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग तब आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या आंखों का चेकअप करवाते हैं जब काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। तो बाकायदगी से आंखों का चेकअप जो है मेरे ख्याल से ये सबसे ज़रूरी है। और इसके अलावा बाकी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इनको ऐसी कुदरत दी है कि अपनी हिफाजत खुद जानती हैं, और आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई डाइट ख़ास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी डाइट है उसके अंदर ही काफ़ी इतनी नरिशमेंट होती है कि आपकी आइज़ के लिए काफ़ी होती है। और चश्मे जो हैं, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो उनको बाकायदगी से पहने। कहा जाता है कि जो गैजेट्स हैं, टीवी है या मोबाइल फ़ोन, इनका बच्चों में इनका परहेज़ थोड़ा ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं बच्चों में तो स्पेशली अच्छा बच्चे हटते ही नहीं है मोबाइल से ना। आपने एक तो हम लोगों का भी थोड़ा सा रवैया इस तरह का हो गया है, स्पेशली हम अगर पेरेंट्स की भी बात करें तो अब ये था कि आपने अगर बच्चा रो रहा है या किसी और एक्टिविटी में तो आपने फौरन मोबाइल उठाया, यार अभी ये गेम्स वगैरह खेल ले, अभी इसमें मसरूफ हो जाएगा तो हम लोग जो है अपना काम इजीली कर सकें। लेकिन वो एक आदत जो है वो दिन ब दिन उनकी वो उसी में ही इन्वॉल्व होते जाते हैं, और वो अगर मोबाइल उनसे 2 मिनट के लिए भी ले लिया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरा घर जो है वो आसमान पे उठाया रहता है। नहीं, ये थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा मसला है। इसको हम अपनी ज़ुबान में एपिडेमिक कहते हैं, डिजिटल एपिडेमिक है ये। और बच्चों को क्योंकि उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल से, मुस्तकिल इस्तेमाल से। तो बस उसमें पेरेंट्स का रोल है, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो बच्चों को भी समझाना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मोहम्मद अरशद है हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे शुगर है 3 साल से। तो डॉक्टर साहब से मशवरा करना था कि मुझे सम टाइम बड़ा धुंधला नजर आता है।
जी डॉक्टर साहब, आपकी बात जी, बात करना इसमें चाहेंगे? ये कि शुगर की वजह से काफ़ी सारे मुख्तलिफ मसाइल होते हैं आंखों के। कुछ टेम्पररी होते हैं या आर्जी होते हैं। उनमें ये होता है कि आंखें खुश्क हो जाती हैं और उनमें आंखों की जो आंसू हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पे धुंधलाहट शिकार होती है, धुंधलाहटपन होता है। सही। तो वो आम ल्यूब्रिकेंट कतरे जो हैं वो मार्केट से मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल से उससे बेहतर हो जाती है। कुछ शुगर की वजह से मोतिया आ जाते हैं आंखों में, सफ़ेद मोतिया, और उसकी वजह से भी जो नज़र है वो कमी हो जाती है उसमें। वो देखने से मालूम होगा कि उसमें मोतिया बन गया या नहीं बना। तो शुगर के पेशेंट्स जो है उनमें मोतिया बहुत जल्दी और छोटी उम्र में आ जाता है। और शुगर का जो लेवल अप एंड डाउन होता है ब्लड के अंदर, वो खुद भी आंख की जो काम करने की हरकत है, काम जिस तरह से आंख करती है, उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबल ग्लूकोज चाहिए होता है। सही। तो जब उसमें अप एंड डाउन बैलेंस होता है तो वो भी आपकी आंख की बिनाई जो है उसमें असरअंदाज करता है। तो जब भी आपकी नज़र आपको महसूस हो ठीक नहीं दिख रहा, तो बेहतर है फौरी तौर पर शुगर अपनी चेक करें, ताकि वो या बहुत लो ना हो या बहुत हाई ना हो। दोनों सूरतों में वो नज़र जो है आपकी अफेक्ट होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीछे पर्दा जो है, आंख का पर्दे को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई लीकेज होगी है शुगर की वजह से या ब्लीडिंग होगी है, वो भी बिनाई को असरअंदाज करती है। तो मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो लाजमी तौर पे अपना साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करवाएं और जैसे ज़रूरत हो इलाज करवाएं उसका। सही। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो है वो आइज का कितने टाइम बाद जो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए? नॉर्मली ज़रूरत नहीं है आपको चेक करवाने की। अमूमन डायबिटिक्स को साल में एक दफ़ा, जब भी उनको शुगर डायग्नोज हो, ज़रूरी है कि 5 साल के बाद वो अपना चेकअप शुरू करवा दें हर साल। या आपकी फैमिली में कोई मसला है, जैसे काले पानी का मसला है। इसके अलावा अमूमन आपको ज़रूरी, अगर आप चश्मा नहीं लगाते तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जाके आंखों का बाकायदगी से हर साल जाके इलाज कराएं, चेकअप करवाएं। ठीक है। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो उनमें सफ़ेद मोती आना शुरू हो जाता है, हाँ। तो उसमें जब भी महसूस हो कि नज़र इफेक्ट हुई है, आप चेकअप करवा लें। सही, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये तो हो गया कि आपने किस तरह अपनी आंखों की हिफाजत करनी है, कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा हिना, इसके साथ साथ आप और क्या क्या करती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं ना। गार्डनिंग करती हूँ। अच्छा। और अपने पेज पे, मतलब अपने ब्लॉग्स के साथ साथ अपनी राइटिंग्स, या कभी कोई मोटिवेशनल होता है कुछ कि ये शेयर करना चाहिए, किसी को मोटिवेशन मिलेगी, उस तरह की राइटिंग शेयर करती हूँ। ठीक है। और वेट लॉस क्योंकि मैंने अपना किया हुआ है अच्छा खासा, तो अगर मुझे लगे कि कोई वाकई करना चाह रहा है तो उसको मोटिवेट करती हूँ, गाइड करती हूँ कैलोरीज के, किस तरह से वर्कआउट करें। हाउस वाइफ हैं तो आप अचानक से क्या खा सकते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो ये सारी चीज़ें। सही। कितना वेट था आपका जो फिर आपने अपना लॉस? मैंने 80 प्लस हो गया था। अच्छा। 80 प्लस। और कितना कम किया आपने? मैंने 30 kg आपने कम किया, ये बड़ी बात है। कितने आपको महीने लग गए? 30 kg करने में मुझे लगे थे तकरीबन 6 से 7 माह। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो असल चीज़ है वेट को मेंटेन करना कि हाँ। आप जैसे ही दोबारा खाना शुरू करेंगे, आप वर्कआउट छोड़ेंगे, आप रिगेन कर लेंगे। ये एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको लेके चलना है। कई आदतें हैं जिनको बदलना है, और बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो हमारी सोशल लाइफ भी है तो उसको भी देखते हैं, फिर खाना पीना भी हमारा, फिर ये है कि हमारी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं हम उनकी तरफ हैं ही, जिसकी वजह से भी लोगों का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना पीना आपका दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि फास्ट फूड आपको पता है आजकल ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं। बच्चे हमारे स्पेशली जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो वो हेल्दी जो खाना होता है उसकी तरफ तो हम ज़रा रुझान कम ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब उसके लिए ये है कि मेरे बच्चे KFC खाते हैं और वो खा सकते हैं क्योंकि उनको खाना चाहिए, वो स्मार्ट भी हैं, उनकी एज भी है। जब मैं उनके साथ जाती हूँ मैं कभी भी नहीं खाती, उनको खिला के बाहर जाके मैं बारबेक्यू खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रीगेन कर लेना है अगर मैंने कुछ खाया। कंट्रोल, वेट लॉस किया तो क्या आपका डाइट प्लान रहा? आपने क्या क्या? मैंने कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि जब हम एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना तो हम फंस से जाते हैं कि हमें सिर्फ यही खाना है या हम किसी सजा में हैं। मैंने बेसिकली अपनी कैलोरीज को कंट्रोल किया था। ठीक है। मैंने फ्रिज में जो अवेलेबल होता था अपनी कैलोरीज में कि मैं ये खा सकती हूँ, इतने मैंने कार्ब लेने हैं, इतने मैंने प्रोटीन लेना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग खा लेती थी। लाइक के ब्रेकफास्ट में मैं एग खा लूंगी या ब्रेड स्लाइस ले लूंगी, ओट मील खा लूंगी, ये ऑप्शंस मेरे पास होती थी। रैंडमली मैं इनको चूज करती थी। डिनर का ये है कि वो सिर्फ प्रोटीन, अच्छा, चिकन टिक्का, ग्रिल्ड चिकन, कुछ भी इस तरह से। लंच में फ्रूट्स, दाल का सूप, सैलड। ठीक है।
आपने जरा फास्ट फूड पे ब्रेक लगाई? फास्ट फूड पे मैंने और हस्बैंड दोनों ने ब्रेक लगाई है। हम दोनों ने पिज्ज़ा ये चीज़ें छोड़ दी हुई है ग्रेजुअली। हमने पहले कि उसका पोर्शन कंट्रोल किया, हाफ स्लाइस ले लें, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ज़िंदगी से जब निकल जाएं फिर आपका दिल भी नहीं चाहता। नहीं, लेकिन कई कभी कभार तो ऐसा होता है ना, आप चीट कर सकते हैं। वो चीट मील भी कंट्रोल होता है कि आप, मैं उसमें डीप फ्राइड नहीं लेती। उसमें ये होता है कि मुझे पुलाव बहुत पसंद है, मैं पुलाव खा लेती हूँ। उसमें नहीं आप आशा करते ना, है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर हो जाता है जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, मैं कहीं ना जो हम इससे कंट्रोल नहीं होता, मतलब आप जो अच्छा, मैं बहुत फूडी हूँ खाने पीने के मामले में ना, आप जितना भी वर्कआउट कर लो उसके बाद भी मैं ये कहते अच्छा जाएगा थोड़ा सा खा लेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से क्रेविंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें अगर कि मेरा गर्मी है, रूह अफ़ज़ा पीने को दिल चाह रहा है, कोल्ड ड्रिंक, तो उसका बेहतरीन हल है पानी में आप लीमू को निचोड़ लें और वो पी लें। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आपके फ्रिज में एप्पल हर वक्त होना चाहिए। आपने एक सेब खा लेना है। मेरे बेड की साइड टेबल पे एक जार होता है, उसमें चने होते हैं, उसमें आलमंड्स होते हैं और किशमिश, इस तरह की चीज़ें। वो हाथ भर के नहीं खाना, खुद को तसल्ली देनी है, थोड़ा थोड़ा एक दो दाने मुंह में डालने। और पानी बहुत पीती हूँ। जब आप पानी बहुत पीते हैं तो क्रेविंग्स जो है ना वो कंट्रोल में रहती हैं। बेसिकली वो भूख नहीं होती, वो प्यास होती है जो हमें खाने की तरफ ले जाती है। सही। आपने कंट्रोल, सबसे बात तो यही आता है ना कि आपने अपने आप को रोकना कैसे। अगर सामने आपके बहुत सारा दस्तरखान आपका सजा हुआ है तो आपको खुद देखना है कि अच्छा मैंने क्या खाना है। मैं तो खुद बनाती हूँ ये चीजें। हाँ। अच्छा, मतलब क्योंकि होता है ना कि जाहिर सी बात है, खाना बनाते बनाते कहीं भी होता है, मैं खुद भी बना रही हूँ ना तो आपकी भूख वैसे ही खत्म हो ये भी एक टिप है। ये है ना, जब मेरा कुछ खाने को दिल चाहता है वो घर वालों को खिला देती हूँ। हाँ, और काफी दफा होता है कि आप खुद बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आपका जो है ना दिल नहीं कर रहा होता। ये बेहतरीन चीज है। तो भूख इतनी ज्यादा लग रही थी लेकिन अभी भूख ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी कभी कुछ खुद से कोई कुकिंग वगैरह की है या नहीं? जी, मैं जब यूके गया था तो उस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं थी कुछ अरसे के लिए, तो मैंने कुकिंग सीखी थी। अच्छा। तो बस वो मैं अपने खुद खाने के लिए काफी बना लेता था, लेकिन किसी और को मैंने नहीं कभी ज़हमत से गुजारा कि वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए। और खुद ही चाहे अच्छा है बुरा है तो आप खुद ही खा लिया। अच्छा, क्या वैसे अच्छा बना लेते हैं? बस मैं ये चावल बना लेता था, बिरयानी, क्योंकि मुझे शौक था, तो यही जो है इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो फिर आखिरकार बनाना सीख गए या नहीं, या वैसे ही बनाना भी सीख गया और अब भूल भी गया हूँ। सही है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह सफेद मोतिया है, ये किस रीजन की वजह से होता है? सफेद मोतिया जो है इसकी मेन वजह एज है। तो क्योंकि ये हमारे अंदर एक लेंस मौजूद है नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से, उसको वो प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है। और जैसे हमारी एज होती है प्रोटीन्स डीनेचर करते हैं, और जैसे हमारे बालों में है, स्किन में है कोलेजन, इस तरह वो जब डीनेचर होते हैं तो वो जो क्रिस्टल क्लियर होता है शुरू में प्रोटीन, वो फिर वाइट हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ठीक है। उसको हम सफेद मोतिया कहते हैं। अच्छा, वो फिर कितना नुकसानदेह होता है? वो नुकसानदेह इस तरह है कि आपकी नज़र मुतासिर होती है, और अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता हमारे यहाँ। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई ड्राइविंग के कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसे बरतानिया में एक ख़ास विजन आपको चाहिए होती है कि आप ड्राइव कर सकें, तो वो पेशेंट्स फिर अपना रेगुलर चेक करवाते रहते हैं लोग ऑप्टिशियंस के पास जाके देखने के लिए कि क्या वो ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे नहीं। तो हमारे यहाँ इसका क्योंकि इतनी आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो स्लोली नज़र आपकी कमज़ोर होती जाती है और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, और फिर एकदम आपको महसूस होता है कि काफ़ी असर हो गया, नज़र नहीं ठीक, तो फिर आप चेक करवाएं तो पता लगता है सफ़ेद मोतिया है। तो कोई नुकसानदेह नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। इसका ऑपरेशन हो जाता है, 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन है। अच्छा सर, काला जो मोतिया होता है उसका इलाज? काला मोतिया, काला पानी या ग्लाकोमा, जिसको साइंटिफिक वर्ड में उसमें लैंग्वेज में कहते हैं, उसका इलाज मौजूद है। और लेकिन वही है कि बर वक्त इलाज हो उसका। आपकी जो नस है आंख के पीछे अगर वो डैमेज होगी है बहुत ज़्यादा, तो वो नज़र वापस नहीं आती। तो इसलिए इसका अर्ली इलाज जो है वही सही है। और इसमें ना मरीज़ को कोई आंख में तकलीफ होती है, ना उसको दर्द होती है, उसको महसूस नहीं होता। वो समझता है उसकी नज़र ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसकी नज़र स्लोली आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही होती है, और फिर जब उसको महसूस होता है उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक है। इसलिए जिनकी भी फैमिली में किसी को तशखीस हुआ है या मर्ज, वो अपना बाकायदगी से साल में एक दफ़ा जाके डॉक्टर को दिखा लें आँख के, टू मेक श्योर कि उनका जो आई का प्रेशर है और पीछे नस है वो ठीक है, काम कर रही है। सही। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह लेंस लगाते हैं हम आजकल देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन में, और ये रुझान बढ़ता जा रहा है लेंस का, तो ये कितना नुकसानदेह है? कॉन्टैक्ट लेंस
बहुत नुकसानदेह है अगर सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। और यूके में भी मैं बहुत पेशेंट्स देखता हूँ, वहाँ पे भी ये अमूमन वही यंग फीमेल्स के अंदर ट्रेंड है। और इससे आँख की बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन हो सकती है, जिसको जो कि आँख की बिनाई परमानेंट तौर पे मुतासिर कर सकती है। सही। तो जनरली जो एडवाइस मैं देता हूँ पेशेंट्स को यही है कि आप अगर लगाना चाहते हैं लेंस तो डेली डिस्पोजेज लगवाएं। अच्छा। उनका सिर्फ डाउन साइड यही है कि वो एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मंथली लेंजेस। लेकिन डेली डिस्पोजेबल लेंजेस लगाएं और जहाँ तक मुमकिन हो, और जो मंथली लेंजेस हैं उनको अवॉइड करें। अगर वो मंथली वाले लगाते हैं तो उसमें हरगिज मत सोएं। अच्छा होता है ना, सो जाते हैं बिल्कुल, तो सुबह उतार लेंगे सुबह उतार लेंगे, वो सबसे बहुत डेंजरस है आँख के लिए। क्योंकि आँख की जो हमारी जो आँखें आगे का शीशा है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसको एक खास मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है कंटिन्यूसली, वो उसको नहीं मिलती और जिसकी वजह से वो फिर इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। तो सोना हरगिज मना है। और ऑप्टिशियन जो सेल करते हैं अक्सर वो कहते हैं कि आप इसको 15 घंटे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है जब तक पहन लें। लेकिन मैं स्ट्रांगली कहता हूँ कि 6 आवर्स आइडियल है और 8 आवर्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लेंस नहीं लगाएं आप। अगर आपको इससे ज़्यादा लगाना पड़ा है तो आप ब्रेक दे दें, उसको उतार दें, 2-3 घंटे दोबारा फिर लगा लें, फ्रेश करके लगा लें। ठीक है, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हिना, ये बताएं, आप व्लॉगिंग की तरफ भी अब आप आई हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग 4-5 साल से ब्लॉगिंग कर रहे थे ना, तो बेसिकली चीज़ तो वही थी लेकिन एक मीडियम ने है। हाँ। तो पहली 2-3 वीडियोस में तो कुछ मुख्तलिफ लगा है, लेकिन अब यूज टू हो गया और अच्छा लग रहा है। सही। तो किस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं? हम लोग क्योंकि पहले भी फूड के बनाते थे, फूड व्लॉगिंग करते थे, तो व्लॉगिंग भी फूड की है। हम लोगों का बेसिकली है कि हम रोड साइड फूड दिखाएं। ठीक है। वो छुपे हुए ढाबे जिनमें जायका है और लोग नहीं जानते, वहाँ जाके खाएं और अपने फूड एक्सपेरिमेंट शेयर करें। सही। तो भी वो जब जाती हैं तो फिर किस तरह का एक्सपीरियंस, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? मुल्तान में बेसिकली ना ये ट्रेंडिंग नहीं है, बहुत कम है एक औरत का बाहर निकलना, इस तरह से जाना। तो वहाँ पहले तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन कल हम लोग दौलत गेट साइड पे थे तो काफ़ी उन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, हेल्प की। जब उनको हमने समझाया कि इस तरह से हम करें, पहले तो लोग डर जाते हैं कि फूड की तरफ से ना आए हो, कुछ चेकिंग करने ना आए हो, कैमराज है इनके पास। ये भी बड़ा मसला है ना आजकल। बिल्कुल सही। तो फिर आपको खुद को वैसे किस तरह के खाने पसंद है? मुझे कॉन्टिनेंटल पसंद है, देसी बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये बनाती भी हैं घर में या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो वो और किस तरह की सब्जियां वगैरह बना लेती हैं या मैं सब कुछ बना लेती हूँ? ऑर्डर पे ही काम करती? नहीं, मैं बहुत घर में हस्बैंड को क्योंकि शौक है तो डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने खुद कैलोरी काउंटेड खाना होता है तो मैं वहाँ कैलोरीज वहाँ वेस्ट नहीं करती कि मुझे नहीं पसंद तो मैं ये खा लूँ। तो मुझे जो पसंद है मैं उस रेस्टोरेंट से जाके खा लेती हूँ। सही है। अच्छा ये बताएं, जाहिर सी बात है जो हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो घर में बैठी हैं, जो सोचती हैं, प्लान करती हैं कि अच्छा कोई ना कोई इस तरह की आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसपे आपकी थोड़ी अर्निंग भी हो सके, आप अपने घर बैठे जो है वो काम भी कर सकती हैं और आप अपने अर्न भी कर सकती हैं। तो आजकल तो वैसे ज़रूरत भी है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि एक तो महंगाई इतनी है, फिर आपने जो घर वाले रहते हैं ना उनके के यार पहले एक बंदा सिर्फ कमाता था और बाकी सारे बैठ के खाते थे, लेकिन अब वो थोड़ा चेंज हो गया। अब तो कहते हैं कि आपके जो घर के जितने भी अफराद हैं उनको कमाना चाहिए। तो उसमें आप थोड़ा टिप्स देंगे किस तरह वो आगे आ सकती हैं, काम कर सकती हैं और अर्निंग भी कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि क्योंकि मेरी बहन खुद प्रोफेशनल लेडी है तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि आपको अर्न करना चाहिए। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। मैं क्यों एक सुकून वाली ज़िंदगी छोड़ के, जब सब कुछ मुझे मिल रहा है, मैं फील्ड में जाऊँ पूरा दिन इस तरह से करूँ, तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती थी। तो लेकिन कभी वक्त और हालात आपको उस जगह पे ले आते हैं कि आप वो करते हैं जो आपने सोचा नहीं होता। जर्नलिस्ट बनने का ज़रूर सोचा था, लेकिन ज़िंदगी में मैंने इस अपने बिजनेस का, मैंने तो कभी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ी थी तो मैं बिजनेस कैसे करती। सही। वो कुछ यूँ कि क्योंकि पढ़ाई को छोड़े हुए मुझे 10 साल हो गए थे और मैं हाउस वाइफ थी। तो उस वक्त एक काम था जो मुझे आता था, वो था पकाना और फूड ब्लॉगिंग। तो मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी मल्टीनेशनल में, अचानक से एक दिन डाउन साइजिंग में एक लम्हे में ख़त्म हो गई। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तब मुझे लगा कि जॉब तो कभी भी जा सकती हैं, एक साइड बिजनेस
होना चाहिए। क्योंकि वो आप जो भी कर रहे होते हैं वो आपका अपना होता है, वो मेहनत आपकी अपनी होती है, वो आपको ग्रो कर रही होती है। तो तब मैंने क्योंकि मैं पोस्टिंग करती थी तो मेरी पोस्ट पे लोग आके लिखते थे हम ये खाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कभी भी आपने ऑर्डर लेने स्टार्ट किए तो हम आपसे मतलब ये लेंगे। तो आइडिया तो मेरे पास पहले ही था, मैंने बस पेज बनाया और एक पोस्ट कर दी कि मैं बिरयानी के ऑर्डर्स ले रही हूँ, तो मेरे पास माशाल्लाह फिर ऑर्डर्स की लाइन लग गई। तो ऐसी बात है कि आपको सिर्फ बात की है कि आपने खुद की हिम्मत लानी, बिल्कुल कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि वाकई आपने बात ठीक की है कि ये ऐसे हैं कि आपको एक जॉब के हवाले से एक प्राइवेट इदारे में थोड़ा सा लोग इनसिक्योर होते हैं कि आपकी आज जॉब है कल नहीं है। तो उसमें यह था कि आपकी वाकई आपका एक साइड बिजनेस होना चाहिए जिसमें अगर आपकी वो फर्म को इस तरह के हालात होते हैं तो आप उधर शिफ्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा है क्योंकि हमारी खवातीन है जो वो इस तरह के, जिस तरह आप फूड का कर रही हैं, अच्छा मेकअप से रिलेटेड आजकल तो खैर इस तरह की बहुत सारे हो रहे हैं, ब्लॉग्स हो रहे हैं, आपके ब्लॉगिंग हो रही है, आपके ड्रेसेस के हवाले से हम देख लें तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो मेरे ख्याल में खवातीन जो है वो बहुत शौक से देखती भी हैं और कर भी सकती हैं, ऐसी है ना। अच्छा, कोई टिप्स देना चाहेंगी उनको, क्या टिप्स होने चाहिए जिससे वो उनको अर्न भी कर सकें, आसानियां भी हों, अगर वो समझ रही हैं कि हम लोगों के पास अभी इतना पैसा नहीं है, ये चीजें नहीं हैं, तो हम कैसे करें? अच्छा, जो लेडीज घर हैं वो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकती हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस की अगर फूड की बात आती है तो उसमें मैं ये कहूंगी कि ये क्लेम एक्सक्यूज है कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास बजट नहीं है, समाया नहीं है। मैंने ही अपना काम 600 से शुरू किया था। 600 की इन्वेस्टमेंट से वो माशाल्लाह मैं इस वक्त कहाँ हूँ ये सब लोग जानते हैं। तो ये अगर आप घर हैं, मैं लेडीज से यही कहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ करें। आप घर पे हैं, आप एक शामी कबाब, अगर आप, मैं तो माशाल्लाह एक्सपर्ट थी फूड में कि मैं चीज़ें बना लेती थी, अगर आप कुछ नहीं कर सकती एक दाल चावल बना लें, एक शामी कबाब बना लें, कितने 1000 के अंदर ये सब कुछ बन जाएगा। अपना एक फेसबुक का पेज बनाएं और पोस्ट कर दें कि हम ऑर्डर्स ले रहे हैं। कई लोग होंगे जो घर का खाना चाहते हैं, जो बना नहीं सकते, या जो स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब के लिए किसी शहर में, इस शहर में होते हैं, तो वो जरूर आपसे लेंगे क्योंकि वो जाहिर तंग आगे होते हैं बाहर का खाना खा के। कब तक आप बाहर का खाना खाएंगे? आप अच्छा अर्न कर सकती हैं। आप जीरो से स्टार्ट करें, आप 2 चीज़ों से स्टार्ट करें। आप हर हफ्ते जब आप एक चीज़ चल पड़ेगी, रूटीन में आ जाएगी, आप नई डिशेस अपनी इंक्लूड करेंगी, काफ़ी कुछ होगा जो आप ऐड करती जाएंगे उस बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा हुआ है आपने? फ्यूचर प्लान्स में ये है कि मैंने इसी बिजनेस को एक्सपेंड करना है। मैंने बेसिकली मेरा शुरू से ही होम केटरिंग का था और मैं होम केटरिंग को ही एक्सपेंड करूंगी। मेरा रेस्टोरेंट साइड पे जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। और ये कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, ट्रैवलिंग का शौक है, खूब घूमना है मैंने। जब बच्चे खुद को संभाल लेंगे ना तब किताबें लिखनी है, अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी है। तो ये आपने प्लान जो है वो सोचे हुए हैं और व्लॉगिंग में काफी आगे जाना है। सही है, चलिए, क्योंकि अभी आने वाला टाइम जो है वो इस तरफ ज्यादा है। वैसे डॉक्टर साहब, अब तो डॉक्टर्स भी मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा काफी हैं, बिल्कुल हैं। जिस तरह अभी उनके अपने भी ब्लॉग्स हैं, व्लॉग्स हैं, अपना भी उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उस पर भी वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा। मैं तो देखती हूँ डॉक्टर्स भी जो है ना वो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल लेते हैं इन चीजों के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी भी है, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला आगाही की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। आप लोग मीडिया काफ़ी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। तो डॉक्टर्स को मैंने देखा है, कुछ मेरे कॉलीग्स भी हैं जो इस हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें। तो पब्लिक अवेयरनेस जो है वही सबसे बड़ा, किसी भी माशरे में एक हेल्दी माशरे के लिए अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करना चाहिए और जितना भी मैसेज है उसको डिलीवर करना चाहिए। और हर किसी के पास फ़ोन है, चाहे वो किसी भी शहर के कोने में है, मुल्क के कोने में। तो बिल्कुल मैं तो इसको काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। सही। अच्छा, जिस तरह आजकल अभी हम देखते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि अगर आपने ऐनक से बचना है तो आप लेज़र करवा लें, क्या ये ठीक है आंखों के लिए या नहीं? बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि हम लेज़र करवाएंगे तो ये ना हो कोई साइड इफेक्ट्स इसके हो जाएं और हम लोग मजीद जो है वो किसी और नुकसान में चले। बिल्कुल, देखें, एक चीज़ जो है वो ये कि लेज़र एक सर्जरी है, एक ऑपरेशन है, और हर सर्जरी का एक रिस्क मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि 100% आपको सेफ ऑपरेशन है, ये इसमें रिस्क मौजूद है। लेकिन अच्छी बात ये कि इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, मतलब एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं मोस्ट केसेस में। जिन केसेस में प्रॉब्लम आता है उनमें अक्सर
उनमें आता है प्रॉब्लम जिनका वर्कअप ठीक नहीं हुआ होता है, वो लेज़र के लिए कैंडिडेट थे ही नहीं एट फर्स्ट प्लेस। तो अच्छे सेंटर से आप लेज़र करवाएं, अच्छा वर्कअप हुआ, अगर आप आइडियल कैंडिडेट है लेज़र के लिए तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और वाकई में आपके चश्मे से निजात मिल जाएगी, आपको ग्लासेस का नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। लेकिन ये है कि कुछ लोगों की आंख की बनावट ऐसी होती है कि उनके लिए लेज़र ये काम नहीं करती ठीक से, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बस यही है इसका थोड़ा सा, अदरवाइज तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है और काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सादिया है हमारे साथ लाहौर से, क्या कहना चाहिए? मैं आपके पास जो फूड ब्लॉगर आई हैं हिना हबीबा, उनके लिए कहना चाहूंगी। जी जी। एक तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि बल्क में अगर लेना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और दूसरे ये कहना चाहूंगी कि रोल मॉडल है जिसका इन्होंने काम किया है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और बहुत मतलब ज़रा लोग इनसे, जो घर में औरतें होती हैं वो बहुत सीख सकती हैं इनसे। आप बात कर सकती हैं हिना से, हिना से आप बात कर सकती हैं। जी हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपका देखती हूँ मैं और बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। बहुत शुक्रिया। और बस यही सवाल है आपसे, और बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह ताला आपको बहुत आगे दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये पूछना है कि बल्क में अगर लेना हो तो उसका क्या तरीकेकार है? बल्क में? हाँ, बल्क में लेना हो, हाँ ज्यादा बल्क में कह रही है, ज्यादा तादाद में लेना हो तो तादाद में लेना हो। बल्क में तो मैं नहीं करती, मेरा क्योंकि कस्टमाइज्ड है कि मैंने एक कस्टमाइज करना है, तो मेरी एक लिमिट है कि मैं इससे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं करती, फिर वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अच्छा जिस तरह हमें ऑपरेशन हो जाती है, सर्जरी होती है, उसके बाद क्या आपको एहतियात करनी चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ की भी एहतियात नहीं करते। जी, इसमें लेज़र के हवाले से अगर आप पूछें तो लेज़र में ये कि आंख का जो पहले कुछ महीने हैं और कभी कभी तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम आ जाता है ड्राई आइज का, तो आंखें जो हैं वो खुश्क हो जाती हैं और जिसके लिए आपको मुस्तकिल तौर पर ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि डॉक्टर्स काफ़ी पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपने कतरे इस्तेमाल करने हैं काफ़ी देर तक, लेकिन वो कुछ महीनों में डालना छोड़ देते हैं और वो समझते हैं आंखें ठीक हैं, लेकिन फिर उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, आंखें खुश्क होती हैं, उनको आंखों में तकलीफ होती है, दर्द होती है और नज़र भी धुंधला जाती है। तो एहतियात यही है कि पहले महीने के अंदर आपने गर्द गुबार और इससे बिल्कुल परहेज़ रखना है। लोग स्विमिंग करते हैं वो अवॉइड करनी है आपने स्विमिंग, और आंखों को मलना नहीं है। और उसके बाद ये कि जब आपका पहला एक्यूट पीरियड गुजर गया है, फिर आपने मुस्तकिल आंखों में जो है ल्यूब्रिकेंट मसनूई कतरे जो हैं उनका इस्तेमाल रखना है कम से कम 6 महीने। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी हम आंखों की एलर्जी भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहने लग जाता है, जिसकी वजह से सर में भी काफ़ी पेन रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी ये कि हमारे यहाँ क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन जो है वो ये गर्द गुबार है, जिसकी वजह से आंखों में एलर्जी बहुत कॉमनली हो जाती है। तो अगर बाहर जाएं, आउटडोर्स आप फिर रहे हैं तो कोशिश करें ग्लासेस लगाएं। आपकी नज़र का चश्मा नहीं भी है तो प्लेन ग्लासेस लगा लें, तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है डायरेक्ट जो विंड ब्लो करती है आंखों के अंदर उसकी कमी हो जाएगी और आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसी किस्म की भी एलर्जी को जो आंखों में आपको हो सकती है। और अगर आंख में आपको महसूस हो कि आपको रेडनेस शुरू हो गई है, आंखों में पानी आना शुरू हो गया है, तो उसको आप कतरे मिलते हैं मुख्तलिफ कंपनी के जो मसनूई कतरे हैं उनका पहले इस्तेमाल करें ताकि वो वॉश कर दें। सही। लोग टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें यह है कि हमारे यहाँ टैप वाटर में भी अगर तो साफ पानी है बिल्कुल तो वो तो ठीक है, लेकिन अमूमन मिलना कम ही आज साफ पानी का मसला तो हर जगह है। सूरत हाल है ना साफ पानी की, तो बिल्कुल तो वो उल्टा और मजीद खराब कर सकता है। तो इसलिए मसनूई कतरे जो है वो सबसे अच्छा इलाज है। आप कुछ दिनों के लिए रेगुलर इस्तेमाल करें तो जो आंखों के अंदर डस्ट गई है या एलर्जन गया है वो वॉश आउट हो जाता है और आपकी आंखें फौरन ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डिले कर दिया और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया पूरी तरह से, तो फिर खास कतरे एंटी एलर्जिक कतरे हैं या कुछ स्टेरॉइड के कतरे कभी कभी देने पड़ते हैं, उसका इलाज करना पड़ता है। सही। तो इस तरह आंखें जो हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर ये भी कहते हैं सुरमा नहीं लगाना चाहिए आंखों में। सुरमे के बारे में बिल्कुल काफ़ी इसमें है हमारा, हम तो इसको सुन्नत समझ के जो है वो बच्चों में काफ़ी इसको कॉमनली लगाया जाता है, लेकिन आंखों में जो सुरमा हमारे यहाँ आता है उसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ केमिकल होते हैं जो आंखों को इरिटेट करते हैं और उसे नुकसान होता है। तो बेहतर
हर चीज़ में तो मिलावट डाली जा रही है। आप कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें तो वो आपको नहीं मिलेगी खास, ऐसे ही है ना। अच्छा है ना, जिस तरह अभी आप कर रही हैं लोगों की, जाहिर सी बात है एक मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है जो हमारी घर बैठी खवातीन है, क्योंकि आप देखें आजकल लोगों का जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा हो गया कि किस तरह हम अर्निंग करें। बस ये होता है कुछ लोग होते हैं जरा शॉर्टकट कह रहे होते हैं कि बस ऐसे हम काम करें एक दिन में और दूसरे दिन हमें जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? काम कोई भी हो ना, लगन और हौसला चाहिए। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने बर्दाश्त पैदा की थी। बर्दाश्त वो ये थी कि एक बंदा जो लिखने के हवाले से मशहूर हो, जिसकी चीज़ें छपती हों, और एकदम एक वो अपनी डिग्री छोड़ के, मास्टर्स अच्छे मार्क्स थे मेरे बहुत, वो छोड़ के एक फील्ड चेंज कर ले। तो उसमें ये था कि मेरी क्लास फेलो सीना तुम क्या कर रही हो, इतनी गर्मी में कैसे करती हो, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता था। ये मुझे पता था मैं कुछ एक मुख्तलिफ चीज़ करने लगी हूँ। तो आज 4 साल बाद जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अगर मैं वहाँ उसी अपनी फील्ड में रहती तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं बाकी सबकी तरह उस भेड़ चाल में होती। मैंने अपनी शनाख्त बनाई है। सही, ये अच्छी बात है कि इंसान को थोड़ा। और जो आप पूछना चाह रही हैं वो मैं ये कहूँगी कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता। जो फैंसी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं उसके बैकग्राउंड में बहुत मेहनत होती है, बहुत हमने कुर्बानियाँ दी होती हैं। और बड़ा ये नहीं कि आप एक ही दिन में इतना ज़्यादा अर्न कर लेंगे। कुछ महीने कैसे होंगे आपकी अर्निंग अच्छी होगी, कुछ में लो होगी, कुछ में आपको लगेगा कि यार ये चीज़ अब ट्रेंड में नहीं रही, मुझे कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। अगर आप रुक गए ना, यार ये चीज़ सेल नहीं हो रही, तो बस अब छोड़ देते हैं। तो फिर वही ख़त्म हो गए। मैं जब देखती हूँ कि कुछ चीज़ की डिमांड कम हो रही है, मैं होमवर्क करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ नया करना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अच्छा, एक ही चीज़ आप कर रहे हो ना, लोग उससे भी थोड़ा बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कुछ नया होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छा, खाने पीने में अक्सर हम घर के जो दाल सब्जी खा रहे हैं उसमें भी हम कहते थे अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ तो नया होना चाहिए ना। घर में रोज ही रोटी खा रहे हैं आप, तो मैं भी अक्सर कही यार रोटी खाते खाते भी थक गए अब कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें कंटेंट कितना मैटर करता है? आप कोई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं और या आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट बड़ा जरूरी होता है। लोग जो है इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे होते हैं। कंटेंट भी ये कि आप जो फोटो ले रहे हैं फोटो कैसी है। सबसे पहली चीज जो हमारी राइटिंग है वो कोई बाद में पढ़ता है, पहले वो देखता है कि पहले आपकी फोटो क्या। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हस्बैंड इस वक्त मुल्तान में सबसे अच्छी फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं। उनकी जो बनाई हुई फूड फोटोज हैं, लाइक आप किसी के सामने रख दें, अभी उनका नाम नहीं आएगा, लोग पहचान जाएंगे ये सईद खान की बनी हुई है। तो और ये उसके बाद की उसकी कैप्शन क्या लिखी हुई है, फूड डिटेल्स क्या है, आपका राइटिंग स्किल्स भी मैटर करती हैं, आपकी फोटोग्राफी भी मैटर करती है। और उसके बाद कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन क्या है उनसे। तो वो चीज सोशल मीडिया ऐसा है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर अब आप जब भी इन होंगे तो फिर आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं। मैं यही कहती हूँ जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, कुछ अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आपको तंग कर रहे होते हैं। और अच्छा, कभी कभी तो इस तरह क्या होता है कि मैं अपने पेज पे भी कमेंट्स पढ़ के हैरान होती हूँ कि लोगों के पास इतना फालतू टाइम होता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपको बेचना भी चीज को आना चाहिए। आप कितना ही अच्छा बना लें, जब तक आपके अंदर बेचने की, अपनी चीज को बताने की स्किल्स नहीं होंगी तो वो कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे शो करें। मेरा ये था कि मैं अपना वर्क इन प्रोसेस भी शेयर करती थी। मैं कुछ कटिंग कर रही हूँ, मैंने फोटो बनाई है, अपलोड कर दी है पेज पे। मैं कुछ भी कर रही हूँ, लाइव कर देती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ। मेरा अपना किचन शो करती हूँ, फ्रिज शो करती हूँ, हर चीज मतलब दिखाती हूँ कि इस तरह से काम हो रहा है। वही बात है ना कि आपको आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, जान छुड़ाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मेहनत लगती है भाई, कोई भी काम करना हो उसके लिए मेहनत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई और काफ़ी हमारी जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनको भी एक यूँ समझ लें रोल मॉडल ही है कि घर बैठी ख़वातीन जो है वो किस तरह मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें? एक ही मैसेज है, वो ये कि हर औरत को कमाना चाहिए। ये कुछ लोग बहुत बाद में जाके इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को कमाना सिखाएं। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। और कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस मैसेज यही है कि जी अपनी नज़र का ख्याल रखें और बहुत कीमती चीज़ है नज़र, और इसमें मुझे जितना भी मैं कहूँ कि इसकी हिफाजत रखें उतना कम है।
और अगर आपके फैमिली में काला पानी, काला मोतिया, ग्लाकोमा की बीमारी है तो ज़रूर अपना चेकअप करवाएं और अगर इलाज की ज़रूरत हो तो उसको बर वक्त शुरू करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।